तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एडुबाइट्स पे। आज हम करेंगे भारतीय राजनीतिक चिंतन में विचार और संस्थाएं, जो कि बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सेमेस्टर फर्स्ट का डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स है। आज हम इस सब्जेक्ट के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को करके जाते हैं तो 100% इनमें से क्वेश्चन आएंगे, और अगर सिर्फ आप यही पढ़ के जाएंगे तब भी आप पास हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय शासन कला के सिद्धांत और व्यवहार का विश्लेषण कीजिए। यानी हमें इस क्वेश्चन के आंसर में जो हमारे भारत के प्राचीन टाइम में शासन करने का जो भी कला था, किस तरीके से शासन होता था, किन सिद्धांतों के आधार पे शासन होता था, उसके बारे में बताना है। तो चलिए इसके आंसर पर देखते हैं। सबसे पहले हम हर क्वेश्चन के आंसर में हमें एक इंट्रो लिखना है, यानी एक परिचय लिखना है उस टॉपिक के बारे में। तो इसमें ये है कि प्राचीन भारत के राज्य एवं शासन कला के बारे में जानने के लिए प्राचीन भारत के राजनीतिक संस्थानों को समझना आवश्यक है, तभी हम प्राचीन भारत के जो शासन कला है उसको समझ पाएंगे। पुरातात्विक अनुसंधान और पाए गए ऐतिहासिक अवशेषों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लगभग 400 बीसी में भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति अनुमानित है। यानी जब भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति जो है वो 4000 बीसी में हुई थी। हमारा जो आगे देंगे कि भारतीय इतिहास को हम अगर ऐतिहासिक कालखंडों में बांटने की कोशिश करते हैं तो 3 भाग में नॉर्मली बांटते हैं, हालांकि और भी भाग इसके आगे भी हैं। तो पहला हमने देखा, जो कि हमारे आंसर के लिए इम्पोर्टेंट है, कि हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता, जो कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक चला। दूसरा वैदिक काल, जो कि 1500 से 1000 के आसपास चला। और तीसरा हमारा उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 से 600 के बीच में चला था। तो हम पहला देखते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के टाइम पे जो शासन कला या उसके बारे में हमारे पास क्या जानकारियां हैं। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थल से मिले अवशेषों ने सुझाव दिया कि ये समृद्ध और विकसित शहरी सभ्यता थी, जो 2000 बीसी में इस सभ्यता के विलुप्त होने के कारण भी अज्ञात है। यानी जो हड़प्पा सभ्यता था, जो कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक चला, उस टाइम के जो भी अवशेष मिले हैं, जो भी चीज़ें हमें मिली है, उनसे ये पता चलता है कि ये जो सभ्यता था वो काफ़ी समृद्ध और विकसित थी। यहाँ पे शहरी सभ्यता थी, यहाँ पे शासन था, यहाँ पे 2 स्तर पे शासन था। जो राज्य थे वो भी 2 भाग में बटे हुए थे। यानी जो वर्तमान समय में जिस तरह की संरचना हमारे समाज में दिखती है, कुछ उस तरह की संरचना हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिली थी। तो आगे हम देखेंगे शासन कला के बारे में जानने के लिए वैदिक काल को। वैदिक काल में, जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व के टाइम पीरियड में चला, इस टाइम में जब हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया 2000 के आसपास, और भी उस धीरे धीरे वो समाप्त हुआ, एकदम से ख़त्म तो नहीं होता है, क्योंकि ख़त्म होने का कारण भी हमें नहीं पता है। तो धीरे धीरे वो ख़त्म हुआ। तो वैदिक काल 1500 से शुरू हुआ था। इसी टाइम पे जो आर्य हैं वो भारत आए। आर्य कहाँ से भारत में आए ये नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर जो विचारक है वो मानते हैं कि मिडल ईस्ट कैसा था, इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि ये भारत के इतिहास से संबंधित है, प्राचीन भारत के शासन से संबंधित है। इसीलिए हम आर्य को पढ़ेंगे और आर्य को अपने आंसर में लिखेंगे। तो आर्य जो है, उनका चरित्र जो था वो एक शासन उन्मुख था। उनका ऐसा व्यवहार था कि वो शासन के लिए, मतलब ज़्यादातर शासन किया करते थे। वो राजा होता था, वहाँ पे कई स्तरों पर शासन किया करते थे। वो जो वैदिक राष्ट्र है, यानी वेदों के टाइम पे, जब वैदिक काल हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस टाइम पे वेदों की रचना हुई थी। तो वैदिक राष्ट्र को, जिस टाइम पे वेदों की रचना हो रही थी, उस टाइम पे का जो राष्ट्र है, उस राष्ट्र को हम राजनीतिक शब्द से परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम का जो राष्ट्र था वो और वर्तमान में जो राष्ट्र है वो, उसमें काफ़ी ज़्यादा भिन्नताएं हैं, काफ़ी डिफरेंस है। तो हम उस टाइम के राष्ट्र को विशुद्ध रूप से राजनीतिक शब्द से परिभाषित नहीं कर सकते। जो वैदिक राष्ट्र है, उस टाइम पे जो राजा शब्द है वो संस्कृत शब्द था। राजा शब्द प्राचीन संस्कृत शब्द था, जिसका अर्थ होता है कि शासन। इसलिए राजा का अर्थ माना जाता था वह लोग जो यानी जो राजा है वो संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ होता है शासन, और राजा का अर्थ होता है, मतलब अगर हम एक व्यक्तिगत स्तर पर देखें कि राजा कौन होता है, तो वह इंसान जो लोगों को प्रसन्न और संतुष्ट करे, वही राजा है।
हमारा अगला पॉइंट है कि वैदिक देवताओं के समांतर चिन्हित किया गया था राजाओं को। जो हमारे वैदिक राष्ट्र में राजा हुआ करते थे, उसको जैसे वरुण हो गया, इंद्र हो गया, इन देवताओं के समान, जो कि वैदिक देवता है, इन देवताओं के समान राजा को माना जाता था। यानी ये देवता के पुत्र हैं या देवता के समान है, हमें उनके समान ही इन राजाओं का भी सम्मान करना है। आगे ये बताया गया है कि राजा की भले ही उसको देवताओं के समान मानते थे, लेकिन उनकी भी कुछ सीमाएं थी। जैसे कि दो मौलिक सीमाएं इन्होंने बताई है। पहला है कि प्रारंभ प्रारंभ में राजशाही वंशानुगत नहीं बल्कि उन वैकल्पिक थी। यानी जो वैदिक राष्ट्र था उस टाइम पे, जो राजशाही व्यवस्था थी यानी राजाओं का जो शासन चलता था, वो वंशानुगत नहीं था। वंशानुगत का मतलब होता है कि राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, वो वाली प्रथा नहीं थी, बल्कि चुनाव प्रक्रिया था। हालांकि हमें पूरी तरीके से ये तो नहीं पता था कि किस तरीके से चुनाव करते हैं, कौन लोग उन राजाओं का चुनाव करता है, ये तो नहीं पता, लेकिन ये कंफर्म है कि वहाँ पे वंशानुगत शासक नहीं थे बल्कि चुना जाता था राजा को। पहला ये है सीमा। दूसरी सीमा ये है कि जो राजा है उसके द्वारा राजनीतिक शक्ति के उपयोग के बारे में ही भी है। यानी कि कोई भी राजा जो था वो पूरे तरीके से निरंकुश नहीं था, उसके ऊपर दो सभा और समिति थी, संस्था, उनका अंकुश था। यानी सभा और समिति एक ऐसी संस्था थी जो राजाओं की निरंकुश शक्ति पर नियंत्रण रखती थी। इसके अलावा एक और संस्था थी, विदत। विदत तीसरी संस्था थी, वो भी राजा की अनियमित शक्ति को नियंत्रित करती थी। ये तीनों ही ऐसी संस्थान थी जो समाज में, एक संस्था न्यायालय की तरह काम करती थी, एक संस्था जो सभा है वहाँ पे धार्मिक वाद विवाद और जो छोटे लेवल के मुद्दे होते थे उनको सुलझाने का काम किया जाता था, और तीसरी जो थी विदत, यहाँ पे गैर धार्मिक मामलों और युद्ध जैसे मुद्दे के बारे में सभाएं होती थी। तो ये तीनों जो संस्था है वो राजा की निरंकुश शक्ति पर अंकुश लगाने का काम करती थी। राजा को बिल्कुल ही निरंकुश बनने से रोकती थी। पहला ये था कि जो राजा है वंशानुगत नहीं है। ये वैदिक राष्ट्र के टाइम पे राजाओं के ऊपर लगने वाले कुछ सीमाएं थी। आगे हम देखेंगे कि संहिता युग के बाद, जो 1000 ईसा पूर्व तक का टाइम काल को हम संहिता युग कहते हैं, उसके बाद जो है क्या हुआ, जो कि 7वीं शताब्दी था। इस टाइम पे सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं को समझने के लिए हमारे पास 3 ग्रंथ सामने आए। पहला है शतपथ ग्रंथ, ऐतरेय और तैत्तिरीय। ये 3 ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से हम संहिता युग के बाद के शासनकाल को समझ सकते हैं। इनके अलावा महाभारत और रामायण भी है जो हमें प्राचीन राजाओं के बारे में और सिद्धांतों के बारे में जानकारी देते हैं। तो जो संहिता युग था उसके बाद के टाइम की कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें से 2 विशेषताएं इन्होंने हमें बताई है। पहली विशेषता ये है कि वहाँ पे मजबूत राजशाही शक्ति का युग और सभा और समिति का पतन होने लगा था। यानी जो राजशाही व्यवस्था थी उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा मजबूत थी, उसका पतन, और दूसरा जो सभा समिति का है उसका पतन होने लगा था। सभा और समिति जो संस्था थी संहिता युग के टाइम पे, जो राजा पर अंकुश लगाती थी अनियंत्रित शक्ति के लिए, उनका भी थोड़ा सा विघटन होने लग गया था, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। और जो दूसरा पॉइंट ये था इस काल की संहिता युग के बाद की विशेषता ये थी कि 4वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सरकार के गणतांत्रिक रूपों का उदय हुआ। यानी अब राजशाही तो खत्म होने लगी थी, राजशाही की शक्ति समाप्त होने लगी थी, गणतांत्रिक रूप जो है शासन का वो उसका उदय होने लगा था 4वीं और 5वीं शताब्दी के बाद। ये बताया कि पहला जो इसकी विशेषता ये थी कि सभा समिति खत्म होने लगी थी। अब उस सभा और समिति की जगह पे मंत्री परिषद की नियुक्ति होने लगी थी समाज में। यही उस टाइम की कुछ विशेषताएं थी संहिता युग के बाद वाली, जब परिवर्तन चल रहा था। इन सब के बारे में हमें शतपथ, ऐतरेय और तैत्तिरीय और रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों से पता चलता है इन युगों के बारे में। आगे हम देखते हैं कि ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में उस युग में प्रचलित विभिन्न प्रकार की राजनीति को वर्गीकृत किया गया है। यानी ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में ये बताया गया है कि जो संहिता युग है उसके बाद के काल में कौन कौन से प्रकार की शासन कला हमारे सामने देखने को मिली थी। ये राजशाही का संयोजन या संघीय साम्राज्यवाद था। एक ऐसा प्रकार था जिसमें पूर्व केंद्रित साम्राज्य थी, ये बहुत मजबूत साम्राज्य नहीं था। यहाँ पे राजशाही का संयोजन और संघीय साम्राज्यवाद था।
ये पहला प्रकार है जो संहिता युग के बाद हमें देखने को मिला था। दूसरा था कि राजशाही आधारित, कि मध्य देश में कुरु और पांचाल जहाँ पे जिनका शासन था, वहाँ पे राजशाही आधारित भी शासन व्यवस्था थी। तीसरी व्यवस्था हमारी थी संप्रभुता या राजा रहित, यानी ऐसा राज्य जो संप्रभु हो, यानी जिनके पास अपने राज्य से संबंधित फैसले लेने का अधिकार हो, उस तरीके के, या राजा जहाँ पे नहीं है उस तरीके के राज्य भी हमें देखने को मिले, जैसे कि हिमालय से परे उत्तर में कुरु और उत्तर मद्रास में, ये इनके उदाहरण हैं। हमारा जो चौथा प्रकार है स्वराज्य किस्म की, यानी स्वराज्य जिनका था, उस प्रकार की राजनीति हमें देखने को मिला संहिता युग के बाद। और जो हमारा पांचवा था कि भुज्य प्रकार। भुज्य प्रकार का मतलब है कि गैर वंशानुगत, जहाँ पे पुराने टाइम पे यही देखने को मिला था कि वंशानुगत धीरे धीरे आने लगा था, लेकिन जब संहिता युग के बाद वाला काल चला तो दोबारा से गैर वंशानुगत शासन हमें देखने को मिला। तो इन प्रकारों में हमने ये देखा कि संहिता युग जब खत्म होने लगा था, उसके बाद जो शासन हमें देखने को मिला, उनमें से था एक तो संघीय साम्राज्यवाद, दूसरा था राजशाही आधारित, तीसरा था संप्रभु या राजा रहित, चौथा था स्वराज्यम किस्म, और पांचवा था भुज्य प्रकार। ये 5 प्रकार के हमें देखने को मिले थे शासन व्यवस्था। आगे हम देखेंगे प्राचीन भारत का राज्य या शासन, यानी जो प्राचीन भारत था उस टाइम के राज्य और शासन कैसे थे। प्राचीन भारत का जो राज्य था उसको हम राज्य नहीं कह सकते, क्योंकि वर्तमान समय में हम जिस चीज़ को या जिस परिभाषा के अंदर राज्य को रखते हैं, प्राचीन भारत में वैसा कोई राज्य नहीं था। यद्यपि कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक था, यानी उस टाइम पे भी कानून और व्यवस्था को बनाए रखना राज्य का तो इम्पोर्टेंट काम था, लेकिन वर्तमान स्वरूप जो राज्य का है वो स्वरूप प्राचीन टाइम पे नहीं था। लोगों की सुरक्षा का राज्य का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण काम था, यानी कानून व्यवस्था बनाए रखना, लोगों की सुरक्षा करना, ये सब एक राज्य का काम हुआ करता था। ये लोगों द्वारा चुना गया राज्य नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से एक ऐसा राज्य था जो प्राचीन भारत में सभी धर्मों के कल्याण व अस्तित्व की चिंता करता था। यानी एक ऐसा राज्य, प्राचीन टाइम पे एक ऐसा राज्य था जो सभी धर्मों के कल्याण का काम किया करता था। जो प्राचीन टाइम का राज्य था उसका आधार था धर्म, यानी कोई भी राज्य है वो धर्म के आधार पर ही चलेगा। और धर्म जो है वो धर्म हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, वो वाला धर्म नहीं, बल्कि धर्म का अर्थ होता है नैतिकता। हमारे अंदर जो अच्छी भावनाएं होती है, हमारा जो कर्तव्य होता है, वो होता है हमारा धर्म। यहाँ राज्य का आधार धर्म था। राजा, जिसे धृतवर्ता के रूप में जाना जाता था, उसका काम ये होता था कि कानून को बनाए रखे और कानून की पवित्रता को बनाए रखे, नैतिकता समाज में नैतिकता को बढ़ावा दे, धर्म को बढ़ावा दे, ये एक राजा का काम होता था। क्योंकि राज्य का आधार जो है वो धर्म होता था और धर्म को स्थापित करना एक राजा का काम होता था। यानी कानून की पवित्रता बनाए रखे, समाज में नैतिकता को बढ़ावा दे, कर्तव्य को बढ़ावा दे। इसीलिए जो राजा है उसको धर्मपति कहा जाता था, क्योंकि वो धर्म को राज्य में स्थापित करता था। आगे है राजा मुख्य रूप से लोगों की नैतिक भलाई से संबंधित है। जो राजा है वो राज्य में, अगर हम संक्षिप्त या छोटे शब्द में कहें कि राजा का क्या काम होता है, तो राजा का काम होता है समाज में नैतिकता और भलाई फैलाना। आगे है कि प्राचीन भारत में राजा राज्य के साथ खुद को व्यक्त करता था। यानी जो प्राचीन भारत था उस टाइम पे, अगर हम ये सोचे कि राजा क्या है, तो राजा यानी राज्य, यानी अगर कोई राज्य है तो उसका व्यक्तित्व, यानी अगर इंसान के रूप में किसी राज्य को दर्शाया जाए तो वही राजा है। यानी राजा जो है एक राज्य का व्यक्तित्व है। राजा जो होता है एक राज्य का व्यक्तित्व होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी वर्तमान में भारत यानी विदेशों में अगर कोई इस टाइम पे करंट में अगर कोई ये सोचेगा कि भारत यानी मोदी सरकार, तो जो इस टाइम पे नरेंद्र मोदी हैं वो भारत का एक व्यक्तित्व है। वैसे ही प्राचीन टाइम पे जो राजा होता था वही राज्य का एक व्यक्तित्व होता था। आगे है कि वैदिक काल में परिवारों, जनजाति, कुलों और गांवों को राष्ट्र या राज्य में एकीकृत करने की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में उत्पन्न हुआ था राष्ट्र। जो राजत्व की उत्पत्ति के संबंध में वर्मा का ये कहना है कि वैदिक काल में परिवार, जनजाति, कुल, गांव को राष्ट्र या राज्य में एकीकृत करने की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में उत्पन्न हुआ था राज्य। अगला जो है कि
वैदिक साहित्य में की संस्था का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में भी अलग अलग संस्थाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें से राज्य है। राज्य का वर्णन रामायण में भी देखने को मिलता है, जहाँ पे ये कहा गया है कि राज्य की उत्पत्ति के साथ साथ संस्था को संदर्भित करते हुए उन्होंने कहा, एक संप्रभु के बिना एक राज्य, पानी के बिना और एक नदी की तरह, वनस्पति के बिना एक जंगल, एक चरवाहे के बिना एक गाय, ये बताया गया है रामायण में। राजा अपने लोगों को धार्मिकता के मार्ग पर लाता है। पौराणिक राज्य धर्म को अपना आधार मानता है। जो पौराणिक राज्य है, पुराणों वाले, जिस टाइम पे पुराणों की रचना हुई थी, पुराण ग्रंथ, उस टाइम पे जो राज्य का एक आधार होता है वो धर्म होता है। आगे है, मनु ने राज्य के बारे में क्या है। मनु स्मृति, जो कि मनु के द्वारा लिखी गई है, हमारा सबसे पुराना ग्रंथ है, भारतीय इतिहास का सबसे पुराना ग्रंथ। उसमें राज्य के बारे में क्या बताया गया है, कार्य ये है कि सभी वर्णों को सामान्य कानूनों का पालन कराना एक राज्य का काम है। राज्य के भीतर शांति बनाए रखना राज्य का काम है। कीमतों को नियंत्रित करना राज्य का काम है। विवादों को सुलझाना राज्य का काम है। शिक्षा प्रदान करना, कर लगाना, अपराधियों को दंडित करना, ये सभी एक राज्य का काम है, जो कि मनु ने अपने मनुस्मृति में बताया है। मनु ने ये भी बताया है कि लोगों को नैतिकता, धन, आनंद को पूरा करने में मदद करने के लिए मौजूद है ये अवस्थाएं। अगला है, सप्तांग का सिद्धांत भी दिया गया है कि राज्य के 7 अंग होते हैं जिनको एक नियंत्रण में रखना चाहिए, जो कि मनुस्मृति में बताया गया है। पहला है राजा, यानी किसी भी राज्य के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक राजा होता है। दूसरा है आमत्य, तीसरा है कोश, चौथा है जनपद, पांचवा है मित्र, छठा है दुर्ग और सातवां है दंड। इन सभी चीजों के समूह से एक राज्य जो है सफल हो सकता है। अगर इस सब एक राज्य में ये सारी चीज़ें अच्छे से नियंत्रित है और वेल प्लान्ड है, तो वो राज्य एक सफल राज्य है। ये मनुस्मृति में बताया गया है। आगे है, कौटिल्य ने राज्य को किस तरीके से परिभाषित किया। जो कौटिल्य है, कौटिल्य को आप जानते ही होंगे, चाणक्य के नाम से भी, जिसको चाणक्य से के नाम से भी जानते हैं जिनको, उन्होंने अर्थशास्त्र की एक पुस्तक नामक एक पुस्तक लिखी थी। इनकी पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र, जो कि एक राजनीति विचार के बारे में लिखा हुआ है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौटिल्य ने सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत की वकालत की। यानी जो कौटिल्य का मानना है कि राज्य की उत्पत्ति जो है वो सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत आधार पे हुआ है। अब सामाजिक सिद्धांत क्या है, सामाजिक अनुबंध क्या है। सामाजिक अनुबंध वो था कि इन्होंने एक इमेजिनेशन क्रिएट किया, या फिर इन्होंने एक ऐसा सिनेरियो बताया जहाँ पे जो सभी लोग हैं मछली के समान है। यानी एक समुद्र है, एक नदी है जिसमें सभी मछलियां हैं, जिसमें जो शक्तिशाली मछली है वो कमजोर मछलियों को खा जाती है, ये बताया कौटिल्य ने। और ठीक इसी प्रकार हमारे समाज में भी होता है कि जो एक शक्तिशाली व्यक्ति है वो कमजोर वर्ग का शोषण करता है। इसीलिए शोषण को रोकने के लिए और समाज में न्याय स्थापित करने के लिए राज्य का उद्भव हुआ है। अब वह बताते हैं कि राजा को अनाज का 6वां हिस्सा और माल का 10वां हिस्सा और सोने का 10वां हिस्सा उसके उचित हिस्से के रूप में मिलना चाहिए। इस प्रकार एकत्र किया गया राजस्व राजा को प्रजा की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने में सक्षम बनाएगा। यानी किसी भी राजा यानी एक राजा अगर अपनी प्रजा की सुरक्षा करेगा, उसके बदले में एक राजा को अनाज का 6वां हिस्सा देना चाहिए, सोने का 10वां हिस्सा देना चाहिए और किसी भी माल का भी 10वां हिस्सा उसको देना चाहिए। ऐसा इन्होंने कौटिल्य ने बताया है। अगला उन्होंने ये बताया कि एक राज्य को राजशाही होना चाहिए, यानी राजा वाला जो शासन होता है जिसमें राजा सर्वोच्च स्तर पे होता है, एक ऐसी व्यवस्था होना चाहिए जहाँ पे राजा हो। क्योंकि जो राजा है वो राज्य में जीवन और संपत्ति की रक्षा करता है और वह रीति रिवाजों और धर्म नैतिकता की रक्षा करता है एक राजा। इसीलिए राजशाही व्यवस्था होना चाहिए। कौटिल्य के विचार ने लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने राज्य की संस्था में व्यक्त राजा का एक आवश्यक कार्य बताया। यानी जो राजा का आवश्यक कार्य है वो लोगों के कल्याण को ज़्यादा महत्व देना है, एक राज्य का काम, एक राजा का काम। यानी कौटिल्य के विचार के अनुसार एक राजा जो है उसका काम ये होता है कि लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, लोगों की खुशी को ज़्यादा महत्व देना। आगे है कि स्वच्छता और जो है उस स्वच्छता पर कौटिल्य ने ये कहा कि
गाँवों और शहरों को योजना के अनुसार बनाया जाना था, यानी प्रत्येक गांव को पहले हमें योजना बनाना चाहिए, उसके बाद किसी भी गांव को बनाना चाहिए। प्रत्येक घर में एक डंगहिल, एक निकास आउटलेट होना चाहिए। सड़कों पर कूड़ा फेंकना अपराध था। शव या शवों को सड़क पर फेंकना एक गंभीर अपराध था। अनाज, तेल, क्षार, नमक, दवा से मिलावट दंडनीय अपराध था। यानी ये सारी चीज़ें कौटिल्य ने बताया है कि एक राज्य में जो है स्वच्छता भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य है वो भी एक राज्य के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और राजा का काम इन सभी पे ध्यान देना होता है। कौटिल्य के अनुसार राज्य कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों को नियंत्रित करता था। यद्यपि इसे समाजवादी राज्य के रूप में बताया नहीं जा सकता, वहाँ निजी उद्यम चलाए जाते थे। यह सभी कौटिल्य अर्थव्यवस्था के सामान्य मिश्रित रूप में सुरक्षित रहे होंगे। यानी जो कौटिल्य है उनका ये मानना था कि राज्य में उद्योग यानी फैक्ट्रीज भी लगनी चाहिए। वर्तमान जैसा फैक्ट्री तो नहीं था, लेकिन छोटे छोटे फैक्ट्रीज होते थे जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन होता था। उसमें ये बोला कि मिश्रित व्यवस्था थी वहाँ पे। कुछ फैक्ट्री पर्सनल लोगों के द्वारा भी चलाया जाता था, कुछ राजा के द्वारा भी चलाया जाता था। तो यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरह वहाँ पे उन्होंने समाज में उद्योगों के बारे में बताया था कौटिल्य ने। आगे है अशोक का शासन। अशोक के शासन के टाइम पे जो राज्य का स्वरूप था वो कैसा था, हम ये देखेंगे। अशोक के शासन के काल में अशोक ने एक जो व्यवस्था थी, एक शब्द था धम, इसको दिया। इस शब्द को उन्होंने अपने राज्य के संचालन के लिए प्रयोग किया। यानी जो राज्य है वो धम्म के आधार पर चलेगा। अगर हम धम्म क्या है ये बताएंगे तो यानी जो अशोक जिस नीति के आधार पे अपने राज्य को चलाता था, शासन चलाता था, उसी नीति को हम कहते हैं धम्म। अब धम्म जो है वो धर्म का प्राकृतिक रूप है, जिसका अर्थ है कि सार्वभौमिक कानून या धार्मिकता, यानी सभी के लिए, सभी के न्याय के लिए, सभी के भले के लिए बनाया गया कानून या धार्मिकता ही हमारा धम्म है। अशोक के राज्य के सिद्धांत के रूप में जैसा कि धम्म में शामिल किया गया है, उन्होंने राजशाही के उनके दृष्टिकोण में व्यक्त किया जा सकता है कि जो अशोक है उनका धम्म का सिद्धांत जो था वो किन आधारों पर था, उनका क्या मानना था कि धम्म के आधार पर एक राज्य को कैसा होना चाहिए। उन्होंने बताया कि पहला पॉइंट ये है कि राष्ट्रीय परिश्रम और प्रयास का सिद्धांत है। यानी दूसरा उन्होंने बताया कि सभी की भलाई का एक सिद्धांत है। जो धम्म है वो सभी की भलाई का एक सिद्धांत है। इसके अंतर्गत जनता का, सभी का भलाई के बारे में सोचा जाता है। हमारा तीसरा जो पॉइंट है, राजा के बच्चों के रूप में लोगों की कल्पना करने वाला पैतृक सिद्धांत है। यानी जो राजा है वो जनता को अपने बच्चे के समान मानेगा और अपने बच्चे के समान उसकी देखभाल करेगा, उसके विकास में अपना योगदान देगा। उन्होंने ये कहा अशोक ने कि जो पिता ने ये कहा, मतलब अशोक का मानना था कि सभी मनुष्य मेरी संतान है और जैसे मैं अपने बच्चों के लिए चाहता हूँ कि वे सत्यता, सिधाई, द्वेष से मुक्ति, करुणा, सहनशीलता जैसे गुणों से युक्त राजा से अपेक्षा करता है। यानी उन्होंने ये कहा कि जो एक राजा को अपने राज्य को एक संतान की तरह मानना चाहिए और जो एक व्यक्ति अपनी संतान से चाहता है, अपने बच्चे से चाहता है, वैसे ही एक राजा भी अपने जनता से चाहता है कि सभी जनता सत्य के राह पे चले, एक दूसरे से घृणा ना करे, सभी में करुणा रहे, सभी में सहनशीलता की भावना उत्पन्न हो और जो जनता है उसका राजा के प्रति ये दृष्टिकोण होगा कि वह अपने जनता के लिए अच्छे काम करे, उनके विकास में योगदान दे। यानी दो जनता और राजा के बीच में पुत्र और संतान और पिता वाला जो रिश्ता है वैसा हो। यही था धम्म के सिद्धांत में। निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि जो प्राचीन काल में राज्य के संदर्भ में वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मनु का, फिर कौटिल्य का, शुक्र नीति, महाकाव्य काल के उपरांत अशोक, मौर्य, गुप्त काल, हर्ष काल, शासन काल तक ये कहा जा सकता है कि शासन कला धर्म व नैतिकता से प्रभावित थी। यानी जो प्राचीन काल से लेके जो अशोक, गुप्त, हर्ष, इन सब के शासन काल तक जो राजा था और जो राज्य था वो एक धर्म और नैतिकता से प्रभावित थी। शासन जो था वो धर्म के आधार पर किया जाता था, नैतिकता को प्राथमिकता दी जाती थी। राजा का मुख्य काम होता था प्रजा का कल्याण करना। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, धर्म और धम्म के बीच समानता और अंतर का वर्णन कीजिए। जो धर्म है, शब्द जो धर्म है और धम्म है, इन दो शब्दों के बीच में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है, इसके बारे में हमें समझाना है।
तो परिचय में हम ये पहले लिखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत का जो है वो धर्म का अभिन्न अंग है। प्राचीन भारत में राजनीतिक सिद्धांत धर्म के एक भाग के रूप में विकसित हुए। नतीजन हिंदू राजनेताओं ने राजनीति और धर्म के बीच अंतर नहीं किया। यह भारतीय राजनीति की सबसे प्रमुख विशेषता है। प्राचीन भारत में राजा और शासक का मुख्य कर्तव्य धर्म का पालन करना समझा जाता था। जो राजनीतिक सिद्धांत है उसमें धर्म का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। प्राचीन भारत में जो राजनीति था वो धर्म के आधार पर ही चलता था। जैसे कि हमने पहले बताया कि धर्म का मतलब ये नहीं होता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। धर्म का मतलब होता है नैतिकता, अच्छाई, सद्भावना। इन भावनाओं से एक राज्य, एक राजनीति जो थी प्राचीन काल की, वो प्रभावित थी। तो वर्तमान टाइम में भी जो राजनेता है वो ये समझते हैं कि धर्म और राजनीति अलग नहीं है बल्कि एक ही है। लेकिन जो आम जनता है जिनकी समझ ज़्यादा नहीं है वो ये समझ लेते हैं कि धर्म यानी हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म और राजनीति ये दोनों अलग नहीं है बल्कि एक है। वास्तव में इसका मतलब कुछ और ही होता है। प्राचीन भारत में राजा और शासकों का मुख्य कर्तव्य यही होता था कि धर्म का पालन करना। धर्म शब्द का अर्थ हम देखेंगे। जो धर्म शब्द है मूल घ्री से लिया गया है जिसका अर्थ होता है धारण करना, यानी किसी भी चीज़ को धारण करना, यही धर्म होता है। धर्म को अगर परिभाषित किया जाए तो जिसका मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो अटल है, यानी जिसको नहीं बदला जा सकता, जो बिल्कुल डिटरमिन है, यानी एक ऐसी चीज़ जिसको नहीं बदला जा सकता, अटल है, जिसको नहीं टाला जा सकता, वो है धर्म। आगे है कि धर्म के अर्थ के रूप में नैतिकता, कर्तव्य, वास्तविकता की प्रकृति, कुछ अलौकिक विश्वास आदि शामिल है। यानी धर्म का रूप हम किन किन को कह सकते हैं कि धर्म है, जैसे कि नैतिकता को, अपने कर्तव्य का पालन करना, वास्तविकता की प्रकृति को, अलौकिक विश्वास जो कि मानव जीवन के सभी पहलुओं में व्याप्त होती है, उन चीज़ों को हम धर्म कह सकते हैं। जो धर्म का अगर शाब्दिक अर्थ देखें यानी शब्दों में, तो जो अंग्रेजी शब्द है रिलीजन, जिसे गलत तरीके से भारत में धर्म के रूप में अनुवादित किया गया है, जो सही नहीं है क्योंकि भारतीय संस्कृति में धर्म के कई अर्थ हैं। यानी जो धर्म है उसका वास्तविक में कुछ और ही अर्थ होता है, लेकिन जो इंग्लिश का अर्थ है शब्द है रिलीजन, जिसका अर्थ लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ले लेते हैं, जो वास्तव में धर्म का अर्थ नहीं है। हिंदी वाले धर्म का अर्थ हिंदू मुस्लिम नहीं है बल्कि इंग्लिश वाले रिलीजन शब्द का अर्थ है हिंदू मुस्लिम। इसीलिए जो भारत में है वर्तमान समय में इंग्लिश वाले शब्द के अर्थ को हिंदी में भी सेम ही ले लिया जाता है, जो कि गलत है। महाभारत में धर्म की व्याख्या प्राणियों के उत्थान के रूप में की गई है। यानी धर्म का क्या मतलब होता है, मतलब जिससे प्राणियों का उत्थान हो वही धर्म है। उत्थान यानी कल्याण, यानी किसी व्यक्ति का विकास हो, जो उसके विकास में सहायक हो, ऐसी चीज़ें वो धर्म होती है। मतलब ये कि जो जीवित प्राणियों के कल्याण को सुनिश्चित करते हैं, यानी जो भी जीवित प्राणी है उसके कल्याण में, उसके विकास में जो भी चीज़ मतलब सहायक होती है, जो भी चीज़ सहायक होती है वही धर्म होती है। महाभारत में ऐसा बताया गया है। मनुस्मृति में भी ये बताया गया है कि धर्म के अंदर कुछ गुण होते हैं, जैसे कि ये 10 गुण इन्होंने बताया। धैर्य करना, क्षमा करने की भावना, इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना, ईमानदारी रखना, खुद की पवित्रता बनाए रखना, सदूषण बनाए रखना, कारण या ज्ञान, दार्शनिक ज्ञान, सच्चाई और क्रोध की अनुपस्थिति ही धर्म है। ये बताया गया है मनुस्मृति में। आगे योग सूत्र पर अपनी टिप्पणी में व्यास ने धर्म को सार्वभौमिक सद्भावना के रूप में परिभाषित किया है। जो वेद व्यास है हमारे विद्वान, उन्होंने ये कहा कि जो धर्म है वो सार्वभौमिक सद्भावना है, यानी सभी के साथ सद्भावना का जो विचार है वही हमारा धर्म है। आगे बुद्ध ने भी ये कहा है कि जो नैतिकता और कर्म है यही धर्म है। आगे ये बताया है, इन परिभाषाओं से ये स्पष्ट है कि धर्म अपने रोजमर्रा के व्यवहारिक जीवन में समस्याओं का समाधान प्रदान करता है। ये तर्क और नियमों पर आधारित है। इसमें कोई ये समझ सकता है कि क्या किया जाना चाहिए क्या नहीं। हर किसी को क्रोध की अनुपस्थिति, सत्य बोलना, क्षमा करना, सरल जीवन आदि जैसे विचारों को आत्मसात करना चाहिए। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि कौन सही रास्ता है और कौन सा गलत।
नतीजन धर्म हमें निर्देश देता है कि क्या स्वीकार व्यवहार है और क्या नहीं। यह किसी अतार्किक आधार पर आधारित नहीं है। यानी जो हमने जो परिभाषाएं देखी, उन परिभाषाओं से हमें ये समझ में आता है कि धर्म का अर्थ होता है कि हमें एक अच्छे काम करने चाहिए, हमें अपने निर्देशों का पालन करना चाहिए, जो हमारे व्यवहार हैं उनके अनुरूप हमें काम करना चाहिए, जो सत्य बोलना, क्षमा करने की भावना रखना, जीवन की सरलता बनाए रखना, क्रोध ना करना, यही एक व्यक्ति का धर्म है और इनको हमें अपने अंदर बनाए रखना चाहिए। आगे है नैतिकता आधारित परिभाषाओं के अलावा जो है हमने ऊपर देखा, वो नैतिकता के आधार पर धर्म का अर्थ हमने समझा। अब हम आगे देखेंगे कि जो निर्जीव चीज़ें हैं, जैसे जानवर, मनुष्य की प्रकृति को समझने के लिए भी हम धर्म का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि जानवरों को और मनुष्य की प्रकृति को समझने के लिए निर्जीव चीज़ों का इस्तेमाल करके भी हम समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा मतलब धर्म से है कि सभी चीज़ों और जीवित प्राणियों की आवश्यक प्रकृति से है। हम कह सकते हैं कि शाकाहारी होना धर्म से हमारा मतलब सभी चीज़ों और जीवित प्राणियों की आवश्यक प्रकृति से है। हम कह सकते हैं कि शाकाहारी होना हिरण का धर्म है। आग की प्रकृति इसकी अत्यधिक गर्मी है आदि है। यानी हम निर्जीव चीज़ों से भी हम ये या प्राकृतिक चीज़ों से भी हम ये पता लगा सकते हैं कि धर्म क्या है। जैसे एक हिरण का शाकाहारी होना, यानी हिरण जो है वो शाकाहारी है, तो ये उसका धर्म है। आग जो है हमें गर्मी देती है, तो ये एक आग का धर्म है कि वो गर्मी दे। तो वैसे ही एक व्यक्ति का धर्म होता है कि वो नैतिकता के मार्ग पर चले। जैन धर्म जो है उसमें भी धर्म की व्याख्या आम है। धर्म जीवन के विशिष्ट युगों और आचरणों में कर्तव्यों की व्याख्या करता है। जीवन के अलग अलग चरण में हमारे जो कर्तव्य हैं उसके बारे में बताता है धर्म। कर्तव्य की दैनिक जीवन में वर्ण, संप्रदाय, व्यवसाय, संबंधों और व्यवहार से जोड़ा जाता है। यानी इन कर्तव्यों को अलग अलग वर्ण, जाति, संप्रदाय और व्यवसायों के आधार पर जोड़ दिया जाता है कि इस वर्ण के व्यक्ति को ये कार्य करना है, इस वर्ण के संप्रदाय के व्यक्ति को ये कार्य करना है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा व्यवसाय करता है तो उसको ऐसा व्यवहार करना चाहिए। इन सारी चीज़ों से धर्म को जोड़ दिया जाता है। इसीलिए जो समाज में प्राचीन काल में 4 वर्ण बांटे गए थे, वो काम के आधार पर बांटे गए थे। यानी एक व्यक्ति को ऐसा व्यवहार करना चाहिए, वो उस व्यक्ति का धर्म मान लिया जाता था। आगे हम पढ़ेंगे धम्म क्या है। धम्म, जो कि पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा कि अशोक का जो शासन कला था, जिस तरीके से अशोक ने अपना शासन चलाया, उसी कला को हम धम्म कहते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि अशोक ने अपने शासन में धर्म एवं नैतिकता की स्थापना के लिए कुछ नियम निर्धारित किया, जिसे धम्म कहा जाता है। धम्म जो है संस्कृत शर्म धर्म का प्राकृतिक रूप है। यानी धर्म जो शब्द है उसी को प्राकृतिक भाषा में, प्राकृतिक एक भाषा है उसमें हम धम्म कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सार्वभौमिक कानून या धार्मिकता, यानी सभी के कल्याण के लिए बनाया गया कानून। यदि कोई विस्तार करना पसंद करता है तो वह कह सकता है कि समाज में पाई जाने वाली सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था यही धर्म है। यानी जो समाज में सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था पाई जाती है वही धर्म है। अशोक के बौद्ध धर्म से जुड़े लघु शिलालेख राज्य के सिद्धांत पर अपने विचारों को प्रकट नहीं करते, हालांकि स्तंभ आदेश करते हैं। जो अशोक का धम्म का विचार है, उस विचार के बारे में हमें जो स्तंभ आदेश जो कि अशोक ने जारी कराए थे, उनसे पता चलते हैं। उन स्तंभ आदेशों से हमें धम्म के बारे में पता चलता है, जो कि अशोक ने अपने टाइम पीरियड पे, शासनकाल के दौरान जारी करे थे। पहला जो उनके टोटल 7 स्तंभ आदेश हैं, पहला स्तंभ जो है उसमें इन्होंने ये कहा, पहला स्तंभ आदेश धम्म के प्राप्ति प्रगति को बताता है। जो उनका पहला स्तंभ आदेश था अशोक का, वो हमें किस बारे में बताता है, यानी धम्म के प्राप्ति के प्रगति के बारे में बताता है। क्योंकि ये मेरा सिद्धांत है, अशोक ने ऐसा कहा कि क्योंकि यह मेरा सिद्धांत है, धम्म के माध्यम से रक्षा करना, धम्म के अनुसार मामलों का प्रशासन करना, धम्म के साथ साम्राज्य की रक्षा करने के लिए धम्म वाले लोगों की खुशी करना, ये इन्होंने बताया था अशोक ने।
हमारा जो दूसरा स्तंभ आदेश था उसमें अशोक ने कहा कि पहले के साथ ही जारी किया गया था। उन्होंने ये कहा कि धम्म को न्यूनतम कार्यों कई गुणों करुणा उदारता सत्यता पवित्रता के रूप में वर्णित करता है। यानी धम्म जो है वो उदारता है, सत्यता है, पवित्रता है, व्यक्ति में करुणा की भावना है, ये सारी चीज़ें हैं धम्म। अगर किसी व्यक्ति में ये सारी चीज़ें हैं इसका मतलब वो व्यक्ति धम्म का पालन कर रहा है। तीसरा जो हमारा स्तंभ आलेख था जो अशोक ने जारी करवाए थे उसमें उन्होंने बताया कि आदेश पुण्य कर्म बुरे कार्यों के बीच अंतर करता है, बाद में खंडर और विनाश का कारण बनता है। जो स्तंभ आदेश में उन्होंने ये बताया कि पुण्य कर्म और बुरे कर्मों के बीच उन्होंने अंतर को स्पष्ट किया जो कि बाद में खंडर और विनाश का कारण बना। हमारा चौथा स्तंभ आदेश है, उन्होंने न्यायिक कार्यवाही और दंड की एकरूपता पर जोर देता है। जो चौथा स्तंभ आदेश है उसमें जो भी लिखा हुआ है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो चौथा स्तंभ आदेश न्यायिक कार्यवाही और दंड की एकरूपता पर जोर देता है। यानी दंड की एकरूपता यानी एक जैसा समाज में सभी को सजा मिलनी चाहिए। अगला है पांचवा स्तंभ आदेश, उसमें ये बताया गया है कि कुछ जानवरों को कुछ दिनों में ही नहीं मारा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए बौद्ध धर्म में पवित्र माना जाता है और अन्य का बिल्कुल भी नहीं मारा जाना चाहिए। यानी जानवरों की हत्या पर रोक लगाना एक तरह का हम इसको मान सकते हैं, जो कि पांचवें स्तंभ में अशोक ने लिखवाए थे। हमारा छठा जो स्तंभ आदेश है वह आज्ञाओं के उद्देश्य की व्याख्या करना, जो राजा की प्रजा के कल्याण और खुशी की चिंता का विषय है, हमारे छठे स्तंभ आदेश में लिखा गया था। सातवें में ये था कि आदेश जो है वो लोगों की भलाई में किए गए सुधारों के क्रियान्वयन का उल्लेख है, उन्होंने सातवें में ये बताया गया था। यानी जो अशोक के 7 स्तंभ आदेश थे उन स्तंभ आदेशों के आधार पर हम अशोक के धम्म को समझ सकते हैं और ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो धम्म है अशोक का धम्म अहिंसा की स्थिति का मानना है। यानी हिंसा ना करना धम्म है, जिसमें कई आदेशों और प्रथाओं को शामिल किया गया, जैसे हत्या से परहेज करना, जैसे कि उन्होंने गौ हत्या या जानवरों की हत्या करने से मना किया था। आगे इसीलिए विचारशील पारिवारिक संबंधों और सामाजिक लोगों का आग्रह भी था। वे माता पिता और बच्चे बड़ों युवा लोगों दोस्तों या विभिन्न वैचारिक संप्रदाय के बीच हो, अशोक के धम्म के सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत में भी महत्वपूर्ण था। सामाजिक कल्याण का एक कार्यक्रम जैसा चिकित्सा सुविधा प्रदान करना, अच्छा संचार और अंधविश्वास पर बेकार खर्चा को रोकना, ये सब अशोक के धम्म में था। अगर हम कंक्लूजन निकाल के कहे तो हम यही कह सकते हैं कि जो अशोक का धम्म था वो अहिंसा, समाज में अहिंसा स्थापित करता था। वो व्यक्ति जितने भी समाज में वर्ग थे, बच्चे बूढ़े युवा, सभी के वैचारिक कल्याण में ज़्यादा ध्यान देता था। वो समाज में चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराना, संचार व्यवस्था अच्छा बनाना, अंधविश्वासों को कम करना, इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना ही अशोक का धम्म नीति था जिसके आधार पर वो शासन करता था। तो निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि जो धम्म है वो धार्मिकता है। धर्म को हम धार्मिकता के रूप में वर्णित कर सकते हैं जो कि अशोक के राज्य सिद्धांत का आधार बनी हुई थी। धर्म के अर्थ के रूप में नैतिकता, कर्तव्य, वास्तविकता की प्रकृति, कुछ अलौकिक विश्वास आदि शामिल है। ये मानव जीवन के सभी पहलुओं में व्याप्त है। यानी जो धम्म है वो धार्मिकता है, नैतिकता है वो भी, और जो धर्म है वो भी नैतिकता, व्यक्ति का कर्तव्य, व्यक्ति की वास्तविक प्रकृति, इस बारे में बताता है धर्म। तो धर्म और धर्म जो है वो लगभग एक समान ही है, जो एक किसी भी राज्य के शासन को बनाए अच्छे तरीके से चलाने में मदद करती है। प्राचीन भारत के जितने भी राज्य थे या शासन कला थी उसमें धर्म और धर्म का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान था। हालांकि जो धर्म है वो सिर्फ और सिर्फ अशोक के शासनकाल के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो धर्म है वो सभी के शासन कला में देखने को बहुत ही आसानी से मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं मानव जीवन के सभी पहलुओं में जो व्याप्त है वो है धर्म। इसी के साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन खत्म होता है। हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, सभा और समिति का स्वरूप और कार्य क्या था? यानी सभा और समिति के स्वरूप और कार्यों का
वर्णन करना है, साथ ही हमें उनके संबंधों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, यानी सभा और समिति के बीच में क्या संबंध थे इसके बारे में भी हमें बताना है। तो सबसे पहले हम परिचय देखते हैं। परिचय में हम देखेंगे कि जो सभा ग्राम संस्था थी, जहाँ सामाजिक और राजनीतिक दोनों मुद्दों पर वाद विवाद संभव था, जबकि जो समिति थी विद्वानों की एक राजनीतिक संस्था थी जिसका कार्य केंद्रीय शासन की विधायिका जैसा कि था। यानी जो सभा थी वो ग्राम की संस्था थी और जो समिति थी वो केंद्रीय शासन की विधायिका जैसी एक संस्था थी। शासन की दृष्टि से यह अत्यंत प्रभावशाली थी, क्योंकि इसी के सहयोग व समर्थन पर राजा का भविष्य निर्धारित होता था। यानी जो सभा और समिति था, अगर इनका सहयोग राजा को मिला तभी वो राजा एक अच्छे तरीके से शासन कर सकता था। जो सभी राजा हैं वो सभा और समिति के सहयोग के लिए कार्य किया करते थे, ताकि उनको उनका सपोर्ट रहे और वो राजा बने रहे। आगे हम देखेंगे अलग अलग विचारों के मत, यानी सभा और समिति के बारे में जो अलग अलग विचारक हैं उन्होंने क्या कहा। जैसे कि अल्तेकर ने, भृगु ने, चरक ने, शेंडे ने, ऐसे अलग अलग विचारक ने अपने अपने विचार दिए हैं। वैसे ही अल्तेकर ने ये कहा, अल्तेकर ने 3 प्रकार की सभा, समिति और विदत का उल्लेख किया है। जो अल्तेकर है उन्होंने सभा, समिति और विदत ये 3 प्रकार की संस्था का वर्णन किया है, जो कि उस टाइम पे थी और समाज में व्यवस्था बनाए रखती थी। लेकिन इसका अर्थ क्या था, मतलब सभा का क्या काम था, समिति का क्या काम था, ये एग्जैक्ट बता पाना मुश्किल था, क्योंकि उतने हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। अगले जो हमारे विचारक है भृगु, इन्होंने ये कहा कि कुछ साधारण सभाओं का उल्लेख भी किया गया है जो विशिष्ट जातियों की होती थी। यानी इन सभा, समिति और विदत के अलावा भृगु जो है उन्होंने ये बताया कि इन तीनों के अलावा कुछ और भी सभाएं होती थी जो कि विशिष्ट जातियों की होती थी, एक पर्टिकुलर जाति के नाम पे होती थी। आगे इन्होंने जो चरक है उन्होंने ये बताया कि चरक ने 2 प्रकार की सभाओं का उल्लेख किया। प्रथम विद्वान व्यक्तियों की सभा और दूसरी सामान्य जन की सभा। इन्होंने सभा को भी 2 भाग में बांट दिया, जो कि एक तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो विद्वान है और दूसरे ऐसी व्यक्तियों की सभा जो सामान्य है, नॉर्मल लोग। आगे शेंडे ने कहा कि जो अर्थवेद में सभा के स्थान पर संसद शब्द का प्रयोग किया गया है और उनके सदस्यों को सभासद कहा गया। जो शेंडे है उन्होंने ये बताया है कि अर्थवेद में जो है वो सभा के स्थान पे संसद शब्द है और संसद के सदस्यों को सभासद कहा जाता है। आगे भी बहुत सारे विचारक हैं जिनमें से हम आगे देखेंगे कि LNN लॉ जो है वो ये लिखते हैं कि संस्कृत ग्रंथों में इन संस्थाओं के लिए विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि परिषद, विदत, संगीता और सभा और समिति। ये सब अलग अलग शब्द हैं जो कि सभा के लिए प्रयोग किया जाता था और ये सभी जो है संस्कृत ग्रंथ में मिले हैं। आगे उन्होंने ये बताया कि वैदिक ग्रंथों में सभा को सामान्य 2 अर्थों में वर्णित किया गया है। जो वैदिक ग्रंथ है उसके अनुसार अगर हम देखें तो जो सभा है वो 2 तरह के हैं, 2 अर्थ हैं उसके। पहला तो एक ऐसा वैदिक लोगों की सभा और दूसरा वह है जो जहाँ लोग एकत्रित होते हैं। इस प्रकार की समिति से भी सभा का ही परिलक्षण होता है। यानी अगर वैदिक ग्रंथों में हम देखते हैं तो उसमें सभा के 2 अर्थ हैं। पहला तो ये कि लोगों की एक सभा और दूसरा ऐसा जगह जहाँ पे लोग एकत्रित होते हैं उसको सभा कहते हैं। पहला था कि जो लोगों की सभा है वैदिक लोगों की, यानी पढ़े लिखे लोग जो ग्रंथों का निर्माण करते हैं, समाज के अच्छे व्यक्ति, उन लोगों की सभा। दूसरा ये उन्होंने सामान्य अर्थ ये दे दिया कि जहाँ पे लोग एकत्रित होते हैं वही सभा होती है। इसी प्रकार से जो समिति है वो भी सभा की तरह ही दिखती है हमें अगर इस हिसाब से देखें तो। आगे जो है समिति है वैदिक लोगों की सर्वोच्च संस्था थी। अगर हम समिति के बारे में बताएं जो तो समिति है वो वैदिक लोगों की सर्वोच्च संस्था थी। वह राजा की सलाहकारी संस्था के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। जो समिति थी वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती थी और राजा को सलाह देती थी, और ये जो समिति है उसकी शक्ति सबसे ज़्यादा थी, राजा से भी ऊपर। आगे इन्होंने ये बताया कि जो समिति है समान संस्था के रूप में सभा की प्रतिष्ठा भी समान थी। यानी समिति और जो सभा थी वो दोनों ही समान थी और दोनों की प्रतिष्ठा यानी दोनों का इम्पोर्टेंस बिल्कुल बराबर था। आगे अगर हम देखेंगे जो कि हमने समिति के बारे में पढ़ा है
मतलब दोनों के मिली जुली विचार हमने पढ़े हैं। कुछ विचारक हैं, उनमें से अगर आप 3 के विचार अपने एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपको वो ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। आगे हम सभा को पढ़ेंगे, बारे में पढ़ेंगे। तो सभा जो है वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल में राजनीति व राष्ट्रीय जीवन के क्रियाकलाप को तत्कालिक जनप्रिय सभाओं और संस्थाओं के माध्यम से प्रकट किया जा सकता है। यानी जो वैदिक काल था और उत्तर वैदिक काल था, उस टाइम पे जो राष्ट्रीय जीवन था, नॉर्मल लाइफ था लोगों का, उसमें जो सभा है समिति है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। जो सभा का अर्थ होता था कि प्रकाशवान होना। सभा यानी प्रकाशवान होना, जिसका आशय यह है कि विद्वान व प्रतिष्ठित लोग जिसके सदस्य हो, उनके गुणों और क्रियाकलापों से सभा शोभायमान हो रहा है। यानी सभा एक ऐसी संस्था थी जहाँ पे बहुत ही प्रतिष्ठित और विद्वान पढ़े लिखे लोग एकत्रित होते थे और उनके ज्ञान से जो सभा है वो प्रकाशवान हो रहा है बहुत ही ज़्यादा। तो इसीलिए हम जो सभा का सामान्य अर्थ मान लेते थे प्रकाशवान होना। आगे वो ये बताते हैं कि जिस स्थान पर एकत्रित होते थे उसे सभा कहा जाता है। सभा का मतलब होता है जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, उसी को हम सभा कहते हैं। वैदिक ग्रंथों में सभा शब्द को विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया गया है, जैसे कि भवन, ध्रुत भवन, स्थल, राज दरबार, शाही, इन जगहों पे लोग इकट्ठा होते थे, तो इन्हीं को हम सभा कहने लगे, जो कि हम वैदिक ग्रंथों में लिखा हुआ है। आगे है इसकी उत्पत्ति जो है ऋग्वैदिक काल के अंतिम कालखंडों में हुआ है। जो सभा शब्द है या सभा है संस्था, सभा नामक संस्था, इसकी उत्पत्ति जो है ऋग्वेद के अंतिम कालखंडों में पाया गया है। सभा को नरिष्ट भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है बहुत से लोगों का एक ऐसा संकल्प जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता। यानी सभा को एक और नाम से जाना जाता है, यानी नरिष्ट। नरिष्ट का मतलब ये होता है ऐसी संस्था जिसको कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है। आगे हम पढ़ेंगे कि ऋग्वेद में संहिता में सभा के सदस्यों को सुजाता कहा जाता है। ऋग्वेद में जो है सभा के सदस्य उनको क्या कहते हैं? सुजाता। उनके सदस्यों के लिए सुजाता शब्द का प्रयोग किया गया है। कुछ ग्रंथों में सभा के सदस्यों को सभ्य भी कहा जाता है। अलग अलग ग्रंथों को अगर हम देखें तो सभा के सदस्यों को सभ्य भी कहा जाता है। जो सदस्य अधिवेशन की अध्यक्षता करता है उसे सभापति कहा जाता है। यानी जो नॉर्मल सदस्य है अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम है। वैसे ऋग्वेद में सभा के सदस्य को सुजाता कहा जाता है, बल्कि और बाकी दूसरे ग्रंथों में सभा के सदस्यों को सभ्य और जो सभा का अध्यक्ष होता था उसको सभापति या सभापाल के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में एक श्लोक है, आगे हम देखेंगे कि ऋग्वेद में एक श्लोक है जिसमें ये वर्णन मिलता है कि जो सभासद यानी जो सभा के सदस्य हैं वो घोड़े पे सवार होकर सभा में जाते हैं। इस प्रकार हमें ये पता चलता है कि जो सभा की संरचना है वो समिति से छोटी थी, यानी सभा छोटी थी और समिति बड़ी संस्था थी, परंतु सामाजिक समूहों का केंद्र बिंदु थी। जो सभा है वो जहाँ पे सामाजिक समूह थे उनका केंद्र बिंदु थे। सभी जो सामाजिक लोग थे वहाँ पे एकत्रित होते थे और सामाजिक मुद्दों पे बात होता था। सभा जो है सामान्यतः नाम संसद के समतुल्य दिखाई देती है। जो वर्तमान समय का संसद है, संसद ही जहाँ पे अलग अलग नियम कानून बन के निकलते हैं, जहाँ से अलग सभी नेता मिलकर बातचीत करते हैं, बहस करते हैं हर मुद्दे पे, जो कि सामाजिक कल्याण के लिए होता है। वैसे ही सभा पुराने टाइम पे प्राचीन काल में एक ऐसा स्थान था जहाँ पे सभी जो ज्ञानी लोग होते थे वो इकट्ठा होते थे, बातचीत करते थे, अलग अलग मुद्दों पे आपसे बहस करते थे। परंतु विशेष रूप से न्यायिक कार्य होते थे, वहाँ पे न्यायिक कार्य भी किया जाता था। यानी न्याय का काम, न्यायपालिका वाला काम भी सब सभा के द्वारा ही किया जाता था उस टाइम पे। इस प्रकार वैदिक सभा का स्वरूप न्यायिक या वैधानिक से अधिक है। यानी जो वैदिक सभा थी पुराने टाइम की, जो वैदिक सभा वो न्यायिक भी थी, यानी न्याय कानून भी बनाती, न्याय भी करती थी, और वैधानिक भी थी, यानी विधि का निर्माण भी करती थी। आगे ऋग्वेद में एक स्थान पर लिखा गया है कि गाय और उसकी उपयोगिता सभा की वार्ता के प्रमुख विषय है। यानी जो ऋग्वेद में
पुराने टाइम पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर किसी के पास होती थी तो वो होती थी जानवर। गायों के लिए, जानवरों के लिए एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ने लगते थे। यानी गाय जो है सबसे ज़्यादा, मवेशी जो है, जो हमारे जानवर है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ करते थे उस टाइम पे। तो यानी उसकी उपयोगिता पर वाद विवाद हो रहा है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत हो रही है। सभा समाज के सभी समूह अथवा जन की संस्था नहीं थी, परंतु सार्वजनिक निर्णयों पर, विषयों पर निर्णय होता था। सभा में सभी इकट्ठा तो सब नहीं आ सकते थे, लेकिन सबके हित के लिए सार्वजनिक मुद्दों पर बातचीत होता था। कुछ ग्रंथों में जो सभा है उसको मनोरंजन का स्थान भी बना दिया गया है। कुछ ग्रंथ में ये लिखा है कि सभा में मनोरंजन भी हुआ करता था। आगे बंदोपाध्याय ने सभा को समिति से पृथक इकाई बताई है। जो सभा है वो समिति से अलग है। बंदोपाध्याय एक विचारक है, उन्होंने ये बताया है कि जो सभा है वो समिति से अलग है, दोनों एक ही नहीं है। सभा और राजा के मध्य घनिष्ठ संबंध होता था। सभा जो है और राजा के बीच बहुत ही ज़्यादा करीबी रिश्ता होता था। स्थानीय स्तर पर सभाओं के अतिरिक्त एक सर्वश्रेष्ठ सभा के रूप में राजनीतिक सभा भी थी, जिसका प्रत्यक्ष संबंध राजा से था। सभा के सदस्य की सलाह से राजा कार्य करता था। सभा एक सलाहकारी संस्था के साथ ही साथ और विविध प्रकार के कार्य करती थी। यानी जो सभा है वो राजा से बहुत ही घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। सभा जो है वो राजा को विचार, सलाह देती थी, जिसके आधार पर कोई भी राजा अपना शासन करता था। सभा की भूमिका और महत्व इस बात से स्पष्ट होता है कि रामायण काल में राजा दशरथ ने राम को युवराज बनाने की घोषणा सभा में की थी। यानी सभा कितनी महत्वपूर्ण है इस बात से पता चलता है कि जब भगवान श्री राम का जो युवराज बनने की घोषणा है वो सभा में ही किया था राजा दशरथ ने। आगे शांति पर्व में भी जो है सभा का वर्णन मिलता है, जिसमें सभा सर्वसाधारण नागरिक भी उपस्थित होते थे। यानी जो महाभारत के शांति पर्व में सभा के बारे में वर्णन मिलता है, लेकिन एक ऐसी सभा जहाँ पे सभी व्यक्ति उपस्थित हो सकते थे, आम लोग भी। आगे शुक्र नीति में ने भी सभा का वर्णन किया है। शुक्र नीति भी है, उसमें सभा का वर्णन मिलता है, जिसके सदस्य को सभासद कहा जाता था। और आज जिस प्रकार राजधानी में संसद भवन है, ठीक उसी प्रकार सभा के लिए एक सभा भवन बनाया जाता था। शुक्र नीति जो एक ग्रंथ है उसके अनुसार सभा का वर्णन हमें मिलता है उसमें, और उसमें ये कहा गया है जो सभा के सदस्य है वो सभासद है, और सभा के लिए यानी सभा की बैठक करने के लिए एक सभा भवन भी बना है। इस प्रकार सभा के विषय में प्राप्त स्रोतों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि एक विधायी और न्यायिक संस्था के रूप में सभा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी जो सभा है वहाँ पे विधायी और न्यायिक संस्था है सभा, जहाँ पे कानून भी बनते हैं और न्याय का काम भी होता है, जो राजा से बहुत करीबी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, राजा को सलाह देता है। इसके सदस्य को सभासद कहते हैं। यही सारी चीज़ें हैं सभा में। आगे हम देख रहे हैं समिति। हमारे क्वेश्चन में सभा और समिति दोनों ही था, तो हम अब समिति को देखेंगे। समिति जो है दो शब्द सम प्लस इति का योग है। यानी सम और इति इज इक्वल्स टू समिति, जिसका अर्थ होता है एकत्रित होना। यानी समिति का मतलब होता है कि इकट्ठा होना। संपूर्ण समाज के लोग जहाँ इकट्ठा होते थे उसी को समिति कहते हैं। समिति केंद्रीय शासन की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक निकाय थी, जिसमें शासक भी सामान्य नागरिक के रूप में सदन में उपस्थित होते थे। जो समिति एक ऐसी संस्था थी जहाँ पे शासक भी एक सामान्य आम जनता की तरह वहाँ पे इकट्ठा होते थे, वहाँ पे आते थे। समिति में सभी नागरिक, आर्य भी, सभी लोगों की कार्यवाही होती थी। यानी समिति एक ऐसा संस्थान था, ऐसी जगह थी जहाँ पे सभी लोगों के लिए कार्रवाई होती थी। राजा समिति की बैठक में जाए ये सुनिश्चित करने के लिए ऋग्वेद के एक मंत्र में निर्देश दिया गया है कि समिति का राजा अथवा शासक पर पूरा नियंत्रण होता था, और इस प्रकार राजा कभी निरंकुश नहीं हो सकता था। यानी जो राजा है उसको निरंकुश होने से रोकने के लिए समिति जो है उसमें राजा की उपस्थिति अनिवार्य होती थी। राजा को अनिवार्य रूप से समिति में जाना पड़ता था। ये उसको मना नहीं कर सकता था। जो समिति का है वो कंट्रोल राजा के ऊपर रहता था।
कीथ एक विचारक हैं, वो बताते हैं कि जो समिति वह संस्था थी जहां लोगों की आवश्यकताएं व उनके कार्य संपादित होते थे। ये कीथ ने बताया, अलग अलग विचारकों ने। हर आंसर में कम से कम 1 से 2 विचारक के विचार आपको ज़रूर लिखना है। आगे है के पी जायसवाल। वो लिखते हैं कि सभी लोगों को सभा में उपस्थित अथवा सदस्य समझा जाता था। सब जितने भी लोग होते थे उसको, उन सभी को, सभा में जितने भी लोग उपस्थित थे उन सभी को एक सदस्य के रूप में माना जाता था। लेकिन जब समिति में विशेष दार्शनिक या अराजनीतिक विषयों पर विचार विमर्श होता होगा तो संभव नहीं लगता कि सभी व्यक्ति बिना किसी कारण के समिति में उपस्थित होंगे। जो के पी जायसवाल ये कहते हैं कि सभा में उपस्थित सभी लोग तो उसके सदस्य होते हैं, लेकिन जब सभा में कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट विषय पर कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है तो ऐसे टाइम में सभी व्यक्ति का या सभी दार्शनिक और राजा का उपस्थित होना ज़रूरी नहीं होता था। आगे अल्तेकर ये कहते हैं, जो कि एक विचारक है, उन्होंने ये कहा कि इस विषय पर लिखा कि समिति के गठन व संरचना के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते कि समिति किस तरीके से बनी थी, एक सरकारी संगठन थी या गैर सरकारी थी, इसमें लोग इलेक्शन के द्वारा इकट्ठा चुने जाते थे या फिर मनोनीत किया जाता था या कोई एक व्यक्ति उसको चुनता था, इसमें किस आधार पर चुनाव होता था, मतलब जो समिति है उसका कंस्ट्रक्शन, संरचना कैसा था, किस आधार पर होता था, कैसे कार्य करता था, इस सब सारी चीज़ों के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता है। हमें बस इतना पता है कि जो राजा का चुनाव करना, परंतु चुनाव के नियम क्या होंगे। अगला पॉइंट है राजा और शासन संबंधी प्रश्न पर विचार करना, वाद विवाद व सामूहिक मुद्दे पर विचार विमर्श भी समिति में ही होता था। यानी राजा से संबंधित और राजनीति से संबंधित जो भी प्रश्न होते थे उन सभी प्रश्नों पर वाद विवाद समिति में हुआ करता था, यानी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे वाद विवाद समिति में होता था। इस प्रकार वर्तमान, अगला हमारा पॉइंट है, इस प्रकार वर्तमान संसद की जो भी भूमिका है उसके अधिकार कार्य उस समय के समिति द्वारा किए जाते थे। यानी वर्तमान समय का कार्य जो इस टाइम पे संसद करता है उस टाइम पे समिति करती थी। अगर हमें समिति को एक शब्द में समझना है तो वर्तमान का संसद देख लो और पुराने टाइम का समिति देख लो, बराबर था दोनों, ऐसा मानना है। समिति में प्रत्येक सदस्य को बोलने की स्वतंत्रता थी। ऋग्वेद में ये कहा गया है कि मैं तुम्हारा विचार करता हूँ, तुम्हारी समिति दोनों को स्वीकार करता है। यह संभव है कि समिति धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्य समान रूप से करती होगी। यानी ऋग्वेद में जो ये श्लोक लिखा हुआ है, ये लाइन, इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो ऋग्वेद है, जो समिति है उसमें धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक सभी कार्य किया करती थी। आगे है कि अर्थवेद के मंत्र में ऐसा लिखा गया है कि इसी ग्रंथ में यह भी लिखा गया कि राज्याभिषेक के उपरांत पुरोहित कहता है कि राजा सिंहासन पर विराजमान हो और समिति उसके प्रति वफादार हो। इससे यह स्पष्ट होता है कि समिति जनता की सभा थी व उसके साथ समन्वय किसी भी शासक के लिए महत्वपूर्ण था। यानी अर्थवेद में एक मंत्र है जिसमें ये लिखा हुआ है कि राजा सिंहासन पर विराजमान हो और समिति के प्रति वफादार रहे, जिससे ये साफ पता चलता है कि जो समिति है वो जनता की सभा थी जिसमें जनता थे और राजा को समिति के प्रति जो है वफादार रहना आवश्यक था। इसी में आगे जो बंदोपाध्याय है उन्होंने ये लिखा है कि समुदाय के संपूर्ण लोगों को एकत्रित समूह ही समिति, यानी समुदाय में जितने भी लोग थे उनका एकत्रित समूह, इकट्ठा समूह ही समिति है। यह संपूर्ण राष्ट्र की सभा थी। जो समिति है वो पूरे राष्ट्र की सभा समिति होती थी। राजा के साथ निकट का संबंध व समन्वय होता था समिति का। और आगे जो है समिति का रूप ये है कि समिति का अधिवेशन सामान्यतः सभी महत्वपूर्ण प्रयोजन के समय होता था, जैसे राजा के राज्याभिषेक के समय, युद्ध अथवा संकट के समय। अगर कंक्लूजन के तौर पे देखें हम, बंदोपाध्याय ने हमें कंक्लूड करके बता दिया है कि समिति क्या है। समिति एक ऐसी संस्था होती थी जहाँ पे पूरे समुदाय के लोग इकट्ठा होते थे। ये पूरे राष्ट्र का एक सभा होता था जहाँ पे राजा और
सभा के लोगों का बहुत ही निकटतम रूप से समन्वय होता था, यानी आपसी बातचीत। और जो समिति है, जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते थे, जैसे राजा बनना, जिसे राज्याभिषेक कहते हैं, उस टाइम पे युद्ध हो गया या संकट हो गया, इन सभी टाइमों पे समिति का आयोजन किया जाता था। तो पूरे वैदिक काल में समिति एक महत्वपूर्ण, प्रभावशाली, केंद्रीय, जनप्रिय संस्था थी, जो राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण का कार्य भी समिति करती थी। यानी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर संस्था है, वो समिति है, जो कि राजा के निरंकुशता पर नियंत्रण का कार्य करती है, यानी उसको कंट्रोल रखती है ताकि वो निरंकुश ना हो जाए। आगे सभा और समिति के बीच में अगर संबंध को देखें, तो अलग अलग विचारकों ने अपने अपने विचार के हिसाब से इसके संबंध को दर्शाया है। जैसे कि हिलब्रेड है, उन्होंने ये कहा, समिति जो एक संस्था थी जहाँ उसका अधिवेशन होता था, उस स्थान को सभा कहते थे। यानी समिति एक संस्था है, और जिस स्थान पर से ये समिति होती थी, ये इवेंट होता था, उस जगह को सभा कहते हैं, ये हिलब्रेड ने कहा। जबकि लुडविग है, उन्होंने ये कहा कि जो समिति है वो निम्नतर भवन है और सभा उच्चतर भवन, यानी जो वर्तमान में लोअर हाउस और अपर हाउस है हमारा, वैसे ही प्राचीन टाइम पे समिति हमारा लोअर हाउस था और जो सभा है हमारा अपर हाउस था। आगे जो विचारक है जिमर, उन्होंने ये कहा कि सभा है वो स्थानीय अथवा ग्राम स्थान संस्था था, यानी जो सभा है वो स्थानीय स्तर पर होता था, जबकि समिति जो है केंद्रीय निकाय थी। ये बताया है जिमर ने। तो इन सबको अगर कंक्लूड करके देखें, तो सभा और समिति से ऊंची निकाय है। ज़्यादातर विद्वान हैं वो यही मानते हैं कि जो समिति है वो सभा से ऊंची निकाय है। समिति ऊंचे लेवल पे है और जो सभा है उससे नीचे लेवल पे है, जो कि शासन से संबंधित काम करती है। कंक्लूड करके हम ये कह सकते हैं, लोग सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री के रूप में भी देखते थे। प्रजापति जो है उसके दो पुत्री के रूप में सभा और समिति को देखते थे और उसे ईश्वरीय विधान का परिणाम मानते थे। यानी ईश्वर ने इस चीज़ को बना रखा है और हमें ये एक देवीय संस्था है, इसलिए हमें इस संस्था की रक्षा करनी चाहिए, हमें इस संस्था के नियमों का पालन करना चाहिए। ये लोगों की मंशा थी। लोग ये मानते थे कि जो सभा और समिति है वो प्रजापति की दो पुत्री है और जो ईश्वर के द्वारा बनाई गई है, ये एक ईश्वरीय देवीय संस्था है, इसीलिए हमें इसका अच्छे से पालन करना चाहिए। और ये समिति जो है राजा की रक्षा करती है। इसी के साथ हमारा तीसरा क्वेश्चन भी खत्म होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो न्याय और नीति के बीच क्या संबंध है, प्राचीन भारतीय शासन कला में इसकी क्या भूमिका थी। इस क्वेश्चन में हमें न्याय और नीति के बीच में संबंध को बताना है और एक्सप्लेन करना है एक तरह से न्याय और नीति को, और उसके बीच में क्या संबंध है ये बताना है। और प्राचीन टाइम पे जो न्याय और नीति का प्रयोग करके शासन कला कैसे चलाई जाती थी ये बताना है। चौथा क्वेश्चन है, न्याय और नीति के बीच क्या संबंध है, प्राचीन भारतीय शासन कला में इसकी क्या प्रासंगिकता है। तो देखते हैं। सेन जो है हमारे अमर्त्य सेन एक विचारक है, उन्होंने ये बताया है कि नीति एक अमूर्त विधि है। अगर इसे पूरी तरह से लागू किया जाए तो इसका परिणाम अधिकतम लोक कल्याण और न्याय होगा। यानी न्याय को हम नीति के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अमर्त्य सेन है जो उन्होंने तुलनात्मक न्याय सिद्धांत के संदर्भ में दो आधारशिलाएं नीति और न्याय को दिखाया है। यानी तुलनात्मक न्याय का सिद्धांत है, उसकी दो आधारशिला है, वो नीति और न्याय है। आगे हम देखते हैं प्राचीन भारत में न्याय और नीति। कोई भी कल्याणकारी राज्य अपने आप को निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था से दूर रखने का प्रयास करता है। यानी कोई भी कल्याणकारी राज्य है जो लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना चाहता है, वे निरंकुश नहीं होना चाहता और शासन को स्वेच्छाचारी शासक से दूर रखता है। यानी स्वेच्छाचारी शासक जो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचे। समाज के हित में
समाज के हित को किसी भी प्रकार के अन्य हित के अधीनस्थ बनाना खारिज करता है, यानी समाज के हित को सबसे ऊपर रखना है। आगे है नीति और न्याय की सर्वोच्चता, जो प्रत्येक आधुनिक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का मुख्य बिंदु व आधार भी है। नीति और न्याय की सर्वोच्चता यानी समाज में, राज्य में नीति और न्याय को सबसे ऊपर रखना, ये वर्तमान की जो लोकतांत्रिक समाज है उस समाज की भी सबसे महत्वपूर्ण आधार है ये। आगे प्राचीन भारत में नीति और न्याय व्यवस्था में ऐसी बहुत सी विधियों को देखा जा सकता है जिनके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के आचरण को विनियमित किया जा सकता है, जैसे दंड विधि। यानी प्राचीन भारत में नीति और न्याय को लागू करने के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाता था, जैसे दंड विधि यानी दंड देना। आगे प्राचीन धर्म शास्त्रों के अध्ययन से ही ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत के काल में भी मृत्यु दंड के संदर्भ में किसी प्रकार का कोई निश्चित मत नहीं था। यानी दंड देना तो ठीक है, यानी अगर कोई आरोपी है तो उसको कुछ सालों का दंड दे दो या कुछ पैसों का जुर्माना दे दो, लेकिन मृत्यु दंड का जो संदर्भ है वो प्राचीन टाइम पे भी ना देने की कोशिश किया करता था। हालांकि जो उपभोक्ता है उनके नियमों का अगर उल्लंघन किया जाए तो कुछ न कुछ तो दंड दिया जाएगा, शास्त्र के अधीन था प्राचीन काल में भी। लेकिन जो अपराधियों को मृत्यु दंड देना, इसका प्रावधान नहीं था। आगे है प्राचीन भारत के विचारकों के अनुसार नीति, यानी भारत के अलग अलग विचारकों के अनुसार जो है प्राचीन भारत में न्याय और नीति का क्या महत्व है, क्या अर्थ है, ये बताया गया है। प्राचीन भारत की न्यायिक व्यवस्था पर दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि आज की प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था आज भी उसी नक्शे पर कदम पर चल रही है। यानी जो प्राचीन भारत की न्यायिक व्यवस्था यानी न्याय करने की जो व्यवस्था थी वो आज की न्याय की व्यवस्था से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। यानी हमारी जो वर्तमान की न्याय की व्यवस्था है वो प्राचीन भारत से हमारे समाज में विद्यमान है, प्राचीन भारत से चली आ रही है। आगे है कौटिल्य के द्वारा प्रस्तुत ग्रंथ है अर्थशास्त्र और मनुस्मृति मनु के द्वारा जो लिखी हुई है वो प्राचीन ग्रंथ। इन ग्रंथों का जब अध्ययन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि सरकार अपने विभागों के साथ अपने कृत्यों का निर्वहन किस प्रकार करती थी। यानी जो सरकार है वो अलग अलग विभाग बनाती थी, जैसे कि न्याय के लिए अलग, नीतियाँ बनाने के लिए अलग, संरक्षण के लिए अलग, अलग अलग विभाग बनाती थी और उन विभागों के साथ अपने कार्य कैसे करती थी, इन सारी चीज़ों का ज्ञान हमें अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य ने लिखा है और मनुस्मृति जो मनु के द्वारा लिखी गई है उससे पता चलता है। आगे हम देखेंगे कौटिल्य का न्याय और नीति पर विचार। जो हमारे कौटिल्य हैं उन्होंने न्याय और नीति पर अपने क्या विचार दिए हैं उनको पढ़ेंगे। प्राचीन भारतीय चिंतकों के अनुरूप ही कौटिल्य भी सभी धर्म के पालन पर अत्यंत जोर देते थे। यानी सभी धर्म का, जो हमारा खुद का धर्म है स्वधर्म, उसका पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि वर्तमान व्यवस्था में भी सबसे अच्छा माना जाता है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जो है वो कानूनों का उल्लंघन करता है तो उनको दंडित करने के लिए कौटिल्य ने न्यायिक व्यवस्था भी लागू की थी। यानी हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म का पालन नहीं करता, कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसको दंडित किया जाना चाहिए। उनके अनुमत के अनुसार न्याय के बिना प्रजा धर्म और अर्थ, काम और मोक्ष से वंचित रह सकता है। यानी समाज में अगर हम न्याय स्थापित नहीं करेंगे तो प्रजा जो है वो अपने धर्म से, अपने अर्थ से, अपने काम से, अपने मोक्ष से वंचित रह सकता है, यानी छूट जाएगा। अगर समाज में न्याय स्थापित ना किया जाए तो एक व्यक्ति अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगा, एक व्यक्ति अपने पैसे अर्जित नहीं कर पाएगा, एक व्यक्ति काम और मोक्ष से भी वंचित रह जाएगा। ये इन्होंने बताया। और न्याय समाज में स्थापित करने के लिए दंड व्यवस्था को लागू करना होगा, यानी दंड देना होगा। न्यायाधीशों के चयन की प्रक्रिया, यानी समाज में जो है न्याय लाने के लिए उन्होंने न्यायाधीश के बारे में भी वर्णन किया है। तो न्यायाधीशों के चयन की प्रक्रिया किस तरीके की होती है ये कौटिल्य ने बताया। उनकी मान्यता के अनुसार जो उच्चतर न्यायालय में 3 धर्मस्थ तथा अमर्त होने चाहिए।
जो उच्चतर न्यायालय है, जो सब सर्वोच्च वाला, उसमें 3 धर्मस्थ न्यायाधीश होने चाहिए और उसके साथ एक अमर्त्य होने चाहिए जो साथ बैठकर विवादों का उचित निर्णय कर सके। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति का भार कौटिल्य ने राजा को दिया। यानी जो सबसे ऊंचे स्तर पर न्यायालय होता है उसमें 3 धर्मस्थ न्यायाधीश और एक अमर्त्य होने चाहिए जो कि एक साथ बैठेंगे और अलग अलग विवाद, अलग अलग प्रॉब्लम पे अपने निर्णय देंगे। और जिन न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राजा करेगा। ये ऐसा कौटिल्य ने बताया। आगे कौटिल्य कहते हैं कि संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था आधुनिक थी। जो पुरानी कौटिल्य की प्राचीन टाइम की न्यायिक व्यवस्था थी वो आधुनिक थी, यानी वर्तमान टाइम पे भी वो काफ़ी उपयोगी है। वे न्याय को निष्पक्ष होने पर अत्यधिक बल देते थे, जो कि वर्तमान में भी उचित माना जाता है कि न्याय को है निष्पक्ष होकर करना चाहिए। किसी एक व्यक्ति के पक्ष में होकर न्याय नहीं दिया जा सकता। तथा वे न्यायिक व्यवस्था के विकेंद्रीकरण पर अत्यधिक बल देते थे। यानी न्यायिक व्यवस्था का विकेंद्रीकरण, अलग अलग स्तरों पर न्यायालय होने चाहिए, इस बारे में वो बताते थे कि जो न्याय व्यवस्था है उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। यानी अलग अलग स्तरों पर न्यायालय होने चाहिए और न्यायाधीश भी होने चाहिए। और न्यायाधीश जो है सर्वसम्मति या बहुमत करने पर बल दिया, जो आज के समय काल के अनुसार बहुसदस्यीय न्यायपीठ के रूप में विद्यमान है। यानी अगर किसी मुद्दे पर न्याय या कोई विचार नहीं बन पा रहा है तो सर्वसम्मति यानी ज़्यादातर न्यायाधीश जिस विचार को अपना मत देंगे या जिस विचार को सपोर्ट करेंगे वही न्याय होता है, वही विचार माना जाएगा। ऐसी व्यवस्था बताई गई थी। यानी अगर कंक्लूड किया जाए तो कौटिल्य ने ये बोला कि अगर समाज है तो हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता तो उसे दंड देना चाहिए, और क्योंकि दंड नहीं देंगे तो न्याय स्थापित नहीं होगा, तो इसीलिए दंड देकर हम समाज में न्याय स्थापित करेंगे। न्याय स्थापित करने के लिए हम न्यायाधीश नियुक्त करेंगे जिसमें 3 धर्मस्थ और एक अमात्य होते हैं, और उनकी नियुक्ति जो है वो राजा करेगा। अब अगर जो न्याय है वो निष्पक्ष होना चाहिए, न्याय जो है उसको निष्पक्ष होना चाहिए और विकेंद्रीकृत होना चाहिए, यानी अलग अलग स्तरों पर न्यायालय होने चाहिए। और अगर किसी भी एक मुद्दे पर निर्णय नहीं बन पा रहा है तो हमें सर्वसम्मति का प्रयोग करना चाहिए। यानी जिस भी मुद्दे पर ज़्यादातर लोग हैं वो सपोर्ट करें, ज़्यादातर न्यायाधीश जो जिस मुद्दे को सपोर्ट करते हैं उसको सही मान लेना चाहिए। ये ऐसा कौटिल्य ने बोला, जो कि आज के टाइम पे भी हम बहुसदस्यीय न्यायपीठ बिठाते हैं बहुत सारे मुद्दों पे, वैसा ही है ये। अब आगे हम देखें मनु का न्याय और नीति पर विचार क्या है। जो मनुस्मृति है वो मनु के द्वारा लिखी गई थी। उसमें उन्होंने न्याय और नीति पर विचार दिए। यानी समाज में अगर न्याय और नीति स्थापित करना है तो उसके लिए दंड का प्रावधान होना आवश्यक है। ये कौटिल्य ने भी कहा और मनु का भी मानना है। तो दंड संबंधी उसके विचार क्या थे? मनु के अनुसार मनुष्य 2 प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है मनुष्य में, एक तो आसुरी और एक दैवीय। यहाँ पे दैवीय आएगा। तो जो आसुरी है यानी एक तो दैवीय प्रवृत्ति होती है और दूसरी आसुरी प्रवृत्ति होती है। जो आसुरी प्रवृत्ति होती है वो केवल अपना फायदा सोचती है, दूसरे के बारे में, दूसरे के अधिकारों को हड़पना चाहती है। सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा होना चाहिए, अपना विकास होना चाहिए। ऐसी प्रवृत्ति वाली लोगों को आसुरी प्रवृत्ति कहते हैं। लेकिन जो दैवीय प्रवृत्ति है उसके अंदर जो है, दैवीय प्रवृत्ति के जो लोग हैं उसके अंदर शांति होती है। दूसरों के अधिकार को ध्यान में रख कर वो कोई भी काम करते हैं। वो कुछ भी ऐसा नहीं करते जिससे किसी दूसरे को नुकसान पहुँचे। ये 2 प्रवृत्ति के लोग होते हैं समाज में, ऐसा मनु ने कहा। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि इस बात पर अपना मत स्पष्ट रूप से देते हुए कि मनुष्य का आचरण शुद्ध करने तथा अपने धर्म का पालन करने के लिए दंड शक्ति की अत्यधिक आवश्यक होती है। यानी समाज में जो दूसरे आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, इन लोगों को दंड देकर ही समाज नियंत्रित किया जा सकता है ताकि समाज में न्याय स्थापित हो सके। इसीलिए जो भगवान है उन्होंने दंड की व्यवस्था की है ताकि समाज में असंतोष की भावना उत्पन्न हो जाती है तथा समाज की शांति और सुरक्षा को नष्ट भी हो सकती है। अगर ये नहीं होगा न्याय की व्यवस्था, दंड की व्यवस्था नहीं होगी तब।
ऐसा मनु ने कहा। आगे उन्होंने ये बताया कि न्याय की परिभाषा क्या होती है। उन्होंने ये कहा कि न्याय जो है वो एक अस्पष्ट आयत है, यानी एक ऐसा आयत जिसका आकार जो है वो स्पष्ट नहीं है। न्याय की अवधारणा सबसे जटिल अवधारणाओं में से एक रही है, जो बहुत अधिक विद्वानों की स्याही का उपभोग करती है, फिर भी गूढ़ और त्रुटिहीन रहती है। यानी जो न्याय है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है। इस पे बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं। स्याही का उपभोग करती है यानी बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं, लेकिन फिर भी इसको समझ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है ये कि न्याय होता क्या है। हर एक व्यक्ति के लिए जो न्याय है वो अलग अलग हो सकता है। तो आगे हम देख रहे हैं कि न्याय क्या है। इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि अन्याय क्या है। पहले अगर हमें स्वतंत्रता का महत्व जानना है तो हमें कैद रहकर समझना, कैदी की फीलिंग समझनी पड़ेगी। ये कुछ इस तरह से है। अगर आपको घर में कैद कर लिया जाए तो आपको स्वतंत्रता का महत्व पता चलेगा। वैसे ही अगर हमें न्याय को समझना है तो पहले हमें अन्याय को समझना होगा। तो आगे ये बोला है कि मनुष्य न्याय के अर्थ की ओर तब मुड़ता है जब उन्होंने स्वयं इसका अनुभव किया हो। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा हुआ है। यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भी इसकी खोज शुरू की थी न्याय स्वतंत्रता के लिए, जब उन्होंने स्वयं अपमान का अनुभव किया। यानी जो महात्मा गांधी है उन्होंने भी न्याय के बारे में बताया कि न्याय और स्वतंत्रता क्या होता है, लेकिन ये विचारधाराएं तब दी जब उन्होंने स्वयं अन्याय महसूस किया। उनके साथ जब खुद हुआ, शिकार हुए अन्याय के, तब उन्होंने न्याय के बारे में सोचना प्रारंभ किया। यानी कोई भी व्यक्ति अगर न्याय को समझना चाहता है तो उसको पहले अन्याय के बारे में समझना पड़ेगा। इसीलिए अन्याय वह शक्तिशाली उपकरण है जिससे व्यक्ति न्याय के महत्व को समझता है, वह खुद को दूसरे पर किए गए अन्याय से जोड़ता है। आगे हम देखते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि न्याय एक सक्रिय प्रक्रिया है, एक निर्णय प्रक्रिया है जो किसी गलत रास्ते पर रोक लगाने में मदद करती है। यानी न्याय एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा सक्रिय प्रक्रिया है जो गलत रास्ते पर रोक लगाती है। अन्याय का अनुभव करके एक व्यक्ति उस अन्याय को सुधार कर या कम से कम तरीके को विकसित करके न्याय लाने की कोशिश करता है, जिससे उस अन्याय को और कम किया जा सके। यानी जो अगर व्यक्ति अन्याय का अनुभव करता है तो उस अन्याय को सुधार कर कम करके न्याय स्थापित की जा सकती है। मेरे साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो मैं अपने साथ होने वाले अन्याय को कम करने की कोशिश करूंगी, तब न्याय जो है वो मेरे साथ हो पाएगा। आगे है न्याय एक जटिल विचारधारा है, फिर भी इसका संबंध सभी के साथ उचित व्यवहार से है। यानी जो न्याय का मतलब होता है सभी के साथ उचित व्यवहार। मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स, उन्होंने ये बताया कि जो न्याय है वो पूंजीवादियों का एक दिखावा है। मतलब पूंजीवादी ने न्याय का एक मुखौटा पहन रखा है जिसके ऊपर से वो लोगों का शोषण करते हैं। मार्क्स ने न्याय को एक दिखावा माना, एक मुखौटा जो पूंजीवादी शोषण को सुगम बनाता है। उपयोगितावादी के अनुसार न्याय सबसे बड़ी संख्या में लोगों के लिए किया गया सबसे बड़ा कार्य है। मतलब जो एक मार्क्स है, कार्ल मार्क्स, उन्होंने ये बताया कि जो न्याय है वो पूंजीवादी का एक शोषण का मुखौटा है, और उपयोगितावादी ने ये कहा कि न्याय सबसे बड़ी संख्या में लोगों के लिए किया गया कार्य है। ऐसे रॉल्स का जो सिद्धांत है यूटोपियन सिद्धांत है। हमारा टॉपिक है तुलनात्मक न्याय एक आलोचनात्मक। इसमें ये बताया है कि न्याय के कई सिद्धांत के रूप में न्यायपूर्ण समाज के लक्षणों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अन्याय को कम करने और न्याय को आगे बढ़ाने के तरीके को शामिल करना चाहिए। यानी हमें एक न्याय का सिद्धांत स्थापित करने के बजाय समाज में जो अन्याय है उसको कम करके न्याय स्थापित करने के तरीके को शामिल करना चाहिए। यानी अन्याय को कम करो, अपने आप न्याय जो है अब बढ़ेगा, समाज में न्याय की स्थापना होगी। अगला पॉइंट जो है, न्याय पर सेन की दृष्टि में मानव शास्त्रीय संवेदनशीलता शामिल है। यानी जो न्याय है उस
पर सेन का दृष्टिकोण ये है कि मानव शास्त्रीय संवेदनशीलता शामिल है। बेशक न्याय के सिद्धांत द्वारा उठाए गए सभी सवालों की व्याख्या करने के लिए मानव स्वभाव को समझना अपर्याप्त है। यानी मानव का जो स्वभाव है उसके अनुसार जो न्याय है उसका अर्थ अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है। लेकिन जो अमर्त्य सेन है उन्होंने ये कहा कि न्याय की कई प्रतिस्पर्धी अवधारणाओं में अंतर्निहित इंसान की एक साझा समझ है और अन्याय का विरोध करने की तत्परता और सार्थक सार्वजनिक बहस में भाग लेकर ऐसा करने की प्रवृत्ति एक साझा दृष्टिकोण के मुख्य पहलू हैं। यानी हर व्यक्ति के नज़रिए से जो न्याय है अलग अलग हो सकता है, लेकिन अन्याय को कम करने या अन्याय का विरोध करने पर सबकी समझ एक है कि हाँ, अन्याय का विरोध करने और से न्याय की स्थापना हो सकती है समाज में। इसी के साथ हमारा जो चौथा क्वेश्चन था वो भी हो गया। हमारा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पांचवें क्वेश्चन पे। हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो राष्ट्र और राज्य की अवधारणा के बीच में असमानता और भिन्नता को समझाइए। हम राष्ट्र और राज्य के अवधारणाओं को समझेंगे। तो इसमें हम परिचय लिखेंगे। पहले परिचय में है कि एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिकता का संदर्भ मनुष्य की भावना, सुरक्षा और उसकी आवश्यकता के साथ जुड़ा हुआ है। इस मानवीय प्रवृत्ति और आवश्यकता के कारण परिवार और समाज जैसी संस्थाओं का विकास हुआ है। परिवार और समाज कुछ सीमाएं होती हैं, इसलिए मानव समाज का विकास राष्ट्र राज्य के रूप में हुआ है। यानी एक मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है। यानी मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक का मतलब होता है कि वो एक मनुष्य की भावना जो है, सुरक्षा की भावना है, उसकी आवश्यकता है। इन सारी चीज़ों के कारण मनुष्य जो है वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहता है, एक समाज में रहता है। तो मनुष्य जो है वो प्रवृत्ति मनुष्य की भावना व विचार पर आधारित राष्ट्र और राजनीति का आधार स्वरूप राज्य जैसी संस्था का उदय है। राष्ट्र और राज्य के विकास की संकल्पना मनुष्य के उद्भव व विकास के साथ जुड़ी हुई है। राष्ट्र राज्य का विकास जो है वो मनुष्य के उद्भव से ही जुड़ी हुई है। राष्ट्र लोगों के ऐसे समूह को कहा जाता है जो एक निश्चित क्षेत्र में स्थायी रूप से रहते हैं और उनके समान सामाजिक पहचान, सामान्य इतिहास, भाषा, संस्कृति और एक जैसी राजनीतिक चेतना है। यानी राष्ट्र का मतलब होता है एक ऐसा निश्चित क्षेत्र है जहाँ पे स्थायी लोग रहते हैं जिनकी एक जैसी पहचान है, साझा इतिहास है, साझा भाषा है, साझी संस्कृति है। तो ऐसी जगह को राष्ट्र कहेंगे, जिनके कारण इन सारी चीज़ों के कारण उन लोगों में एकता आती है और भावनात्मकता, एकता, जुड़ाव महसूस होता है उनको। तो राज्य जो है तो राज्य जैसी संस्था का नाम का जन्म होता है। राज्य एक राजनीतिक अवधारणा है जो निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता से मिलकर बनता है, परंतु राष्ट्र राज्य को आधुनिक पाश्चात्य विचार के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी जो राष्ट्र है वो एक सांस्कृतिक पहचान, इतिहास, साझा इतिहास जैसी चीज़ों से मिलकर बना होता है। यानी जब एक व्यक्ति के अंदर यानी जो राष्ट्र है उसमें एक व्यक्ति के अंदर जो है एक आपसी जुड़ाव की भावना होती है। यानी जो राष्ट्र है उसमें एक व्यक्ति के अंदर आपसी जुड़ाव की भावना होती है, जबकि एक राज्य है वो एक राजनीतिक अवधारणा है जिसके अंदर एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, एक जनसंख्या और एक उनकी सरकार, और सरकार के पास संप्रभुता होता है, तब वो राज्य होता है। राष्ट्र और राज्य में डिफरेंस ये है कि जो एक राष्ट्र है वो एक सांस्कृतिक पहचान, साझा इतिहास, सामान्य भाषा, मतलब एक जैसी भाषा होनी चाहिए, लोगों में आपसी जुड़ाव होता है, तो उस जगह को राष्ट्र कहते हैं। बल्कि जबकि एक राज्य जो है, राज्य के अंदर एक निश्चित भूभाग हो, जिनका एक जनसंख्या हो, लिमिटेड जनसंख्या है, वहाँ पे एक सरकार है और जो सरकार है या राज्य जो है वो संप्रभु है, तब वो राज्य कहलाएगी। अगला राष्ट्र राज्य का अर्थ एवं परिभाषा। राष्ट्र राज्य के उद्भव के विषय में भारत और पाश्चात्य देशों के विचारों में मतभेद दिखाई देती है।
पाश्चात्य विचारक जो है गैलनर, उन्होंने अपनी पुस्तक नेशनल एंड नेशनलिज्म में राष्ट्रवाद को आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में वर्णित किया है। यानी जो गैलनर है, उन्होंने ये बोला कि जो राष्ट्र है, राष्ट्रवाद यानी राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, वो एक आधुनिक अवधारणा है। औद्योगिक समाज की आवश्यकता के रूप में राष्ट्र के उदय को परिभाषित किया है गैलनर ने। जबकि जो भारत में अगर देखें तो वैदिक काल से ही राष्ट्र के बारे में राष्ट्र का वर्णन हमें देखने को मिलता है। राष्ट्र को सामाजिक जीवन का एक भाग समझा जाता है वैदिक भारत में, भारत के वैदिक काल से ही। राष्ट्र का उद्भव एवं विकास। ऋग्वेद से लेकर अर्थवेद के विभिन्न मंत्र संहिताओं में राष्ट्र शब्द का उल्लेख मिलता है। इसका अर्थ जो स्वयं प्रकाशवान दीप्तमान हो वही राष्ट्र है। यानी जो राष्ट्र है उसका अर्थ क्या होता है, जो खुद प्रकाशवान हो, यानी जो खुद दीप्तवान हो, खुद इनलाइटमेंट हो, खुद जिसके अंदर रोशनी हो, वो राष्ट्र है। विविध प्रकार के वैभवों से सुशोभित प्रदेश ही राष्ट्र है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग वैभव यानी खुशियाँ, बहुत सारी फैसिलिटीज़ जब हो तो वो राष्ट्र है। आगे ऋग्वेद और यजुर्वेद के एक वाक्यांश में ये वर्णन है कि क्षत्रिय द्वारा शासित भूभाग को राष्ट्र की संज्ञा दी जाती है। यानी ऋग्वेद और यजुर्वेद में ये कहा गया है कि ऐसा भूभाग, ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जहाँ पे क्षत्रिय जाति का व्यक्ति का शासन कर रहा है तो वो राष्ट्र है। आगे जो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथों में भी कई स्थानों पर रज व राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है राष्ट्र। यहाँ पर राष्ट्र व राज को समान अर्थों में प्रयोग किया जाता है, इसलिए राज्य शब्द का प्रयोग अधिक किया गया है। यानी जो वैदिक काल है, भारत के वैदिक काल में राष्ट्र और राज्य का जो अर्थ है एक ही अर्थों में प्रयोग किया गया है। ज़्यादातर जगह पर राज्य लिखा है लेकिन उसका अर्थ राष्ट्र ही होता है, और जहाँ राष्ट्र लिखा है वहाँ राज्य ही होता है, यानी दोनों का मतलब समान माना गया है। आगे है विभिन्न कथाओं और तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उस समय एक राज्य के अधीन कई राष्ट्र होने की संभावना है। यानी जैसे कि वैदिक काल में एक राष्ट्र के अंतर्गत विभिन्न राज्यों का उल्लेख मिलता है। राष्ट्र जो है वो एक बड़ी अवधारणा है, यानी बहुत सारे राज्यों से मिलकर एक राष्ट्र बन सकती है। वैदिक काल में अगर हम देखें, बहुत सारी कथाओं से हमें ये समझ में आता है राष्ट्र जो है वो एक बड़ी अवधारणा है, जबकि राज्य जो है वो एक छोटी अवधारणा है। एक राष्ट्र के अंतर्गत बहुत सारी राज्य हो सकती है, बहुत सारी राज्यों से मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। मौर्य के ऐतिहासिक सम्राट अशोक द्वारा स्थापित अभिलेख से ये ज्ञात होता है कि पश्चिम भाग, आज का अफगानिस्तान, सीमांत प्रदेश, सुदूर दक्षिण के साथ समस्त भारतीय क्षेत्र में एक ही लिपि, ब्रह्म और भाषा भी परस्पर समान देखने को मिलती है। यानी जो मौर्य काल था जिसमें सम्राट अशोक थे, उनका साम्राज्य बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। नीचे कलिंग, दक्षिण में कलिंग तक, और इधर पूर्वी भाग, उत्तरी भाग देखें तो अफगानिस्तान तक, सुदूर दक्षिण तक हमारा जो क्षेत्र था वो फैला हुआ था, और वहाँ सभी जगह पे एक ही भाषा और लिपि का प्रयोग किया जाता था जो कि ब्राह्मी थी। इस आधार पर कहा जा सकता है कि भाषा और लिपि ये व्यापकता यह दर्शाती है कि एक ही संस्कृति रही होगी जो राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यानी यहाँ अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक, कलिंग तक एक ही लिपि थी, इसका मतलब है वो एक ही राष्ट्र था। इस प्रकार राष्ट्र राज्य की संकल्पना भारत के वेद में, उपनिषद में, स्मृति ग्रंथ में, महाभारत, रामायण, बौद्धों में न केवल उल्लेखित है अपितु राष्ट्र राज्य के उद्भव और विकास और भूमिका का विस्तार से वर्णन किया गया है कि इसका उद्भव कैसे हुआ और इसका विकास कैसे हुआ। इस सारी चीज़ों के बारे में जो है स्मृति ग्रंथ, महाभारत, रामायण, बौद्ध ग्रंथ सभी में लिखा हुआ है। आगे हम देखेंगे राज्य का उद्भव एवं विकास। प्राचीन भारत में राज्य शब्द का प्रयोग जैविक संदर्भ में किया गया, जिसमें 7 तत्व माने गए, जिसे सप्तांग सिद्धांत कहा गया। राज्य शब्द के उपयोग और अर्थ के बारे में विद्वान के बीच मतभेद है। हालांकि मतभेद है कि राज्य शब्द का एग्जैक्ट अर्थ क्या है, लेकिन जो हमारा प्राचीन भारत का राज्य शब्द, प्राचीन भारत में जिस चीज़ के लिए राज्य का प्रयोग किया जाता था उसमें, यानी जिस उसके 7 तत्व माने गए हैं, राज्य के 7 तत्व माने गए हैं, जिसे सप्तांग कहा गया है, यानी राज्य का 7 अंग।
आगे है, प्राचीन काल में राज्य की संकल्पना आधुनिक राज्य जैसी नहीं थी। भारत में कई छोटे छोटे राज्य थे। यानी प्राचीन टाइम पे, जो इस टाइम पे एक अखंड भारत है, वैसा भारत नहीं था, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। प्राचीन भारत में लोगों की सुरक्षा से अधिक कम से कम महत्वपूर्ण धर्म की राजनीति सामान्य अवधारणा का एक अनिवार्य पहलू था। यानी प्राचीन भारत में जो है वो लोगों की सुरक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। ये लोगों के जीवन पर पूर्ण अधिकार के साथ शक्ति का एक समूह था। यानी जो राज्य है, उन राज्य का लोगों के जीवन पर पूरा का पूरा अधिकार था। ये शक्ति का एक समूह था। राज्य को एक शक्ति के स्रोत के रूप में देखा जाता था, जिसका पूरे राज्य के लोगों के जीवन पे पूरा अधिकार है। ये लोगों द्वारा चुना हुआ राज्य नहीं था, लेकिन ये निश्चित रूप से एक ऐसा राज्य था जो अस्तित्व में था। यह सभी धर्मों के कल्याण की परवाह करता था। जो प्राचीन टाइम का राज्य था, वो शक्ति का स्रोत था, लोगों के जीवन पर अपना पूरा अधिकार रखता था, सभी धर्मों के कल्याण की बात करता था। इसमें जो राजा है, एक प्रत्येक राज्य में एक राजा होता था। राज्य जो है उसको घृतवर्ला के रूप में जाना जाता था, घृतवर्ला, और उसे पवित्र कानून के संरक्षक के रूप में माना जाता था, जिसका कर्तव्य धर्म को बढ़ावा देना, नैतिकता को प्रोत्साहित करना और शिक्षा का संरक्षण करना था। भारत में ने व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास दोनों के लिए भारत में राज्य ने व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास दोनों के लिए रास्ता प्रदान किया है, जिससे अंततः पूरे समाज का पूर्ण विकास हुआ। यानी प्राचीन भारत का जो राज्य की अवधारणा है, वो एक व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास दोनों को प्रोत्साहित करती है। यानी ये पूरे समाज का पूरा विकास करती है। प्राचीन भारत में जो संस्कृत साहित्य, धर्म, अर्थ और काम के माध्यम से मोक्ष पर जोर दिया गया था। धर्म से जुड़ा प्राचीन भारतीय समाज एक ऐसा समाज था जहाँ राज्य राजा के कार्यालय के माध्यम से उसके पार्षद मंत्रियों की सहायता से व्यक्ति की समग्र कल्याण को महसूस करता था। यानी धर्म से जुड़ा प्राचीन राज्य होता था, वो धर्म से जुड़ा होता था, जो लोगों के कल्याण का कार्य करता था। और राजा जो है वो अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से, अलग अलग नीतियों के माध्यम से लोगों को कल्याण देता था, लोगों का कल्याण करता था। प्राचीन भारत में राजा ने खुद को राजा के साथ जोड़कर देखा। राजा जो है राज्य का व्यक्तित्व होता था। वैदिक साहित्य में राज्य के संस्थानों का संदर्भ मिलता है। रामायण के मूल के साथ साथ राज्य की संस्था को भी संदर्भित करता है। एक संप्रभु के बिना राज्य, पानी के बिना नदी, यानी जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, वही राज्य है। राज्य के महत्व को महाभारत में भी वर्णित किया गया है, क्योंकि अराजक राज्य को निवास के योग्य नहीं माना जाता। महाभारत में राज्य के अंत को जीवन की 4 पट वस्तुओं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के रूप में संदर्भित किया गया है। भारत में राज्य ने व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास दोनों के लिए मार्ग प्रदान किया है, जिससे अंततः पूरे समाज का पूर्ण विकास हुआ। प्राचीन भारत के सभी संस्कृत साहित्य, धर्म, अर्थ और काम के माध्यम से मोक्ष पर जोर दिया गया, जो कि एक राज्य का कार्य था। धर्म से जुड़ा प्राचीन भारतीय समाज एक ऐसा समाज था जहाँ राज्य राजा के कार्यालय के माध्यम से उसके पार्षद और मंत्रियों की सहायता से व्यक्ति के समग्र कल्याण को महसूस करता था। यानी जो राजा का काम है वो जनता का कल्याण करना है, और ये कल्याण जो है पार्षद और मंत्रियों की सहायता से वो करता था। प्राचीन भारत में राज्य ने खुद को राजा के साथ जोड़ा था। यानी जो राजा है वो राज्य का व्यक्तित्व होता था। यानी अगर एक राज्य को व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करना है तो हम राजा को दिखा सकते हैं। आगे है, वैदिक साहित्य में राज्य की संस्थाओं का भी आदर्श मिलता है। रामायण मूल के साथ राज्य की संस्था को भी संदर्भित किया गया है। यानी जो रामायण है उसमें भी राज्य के बारे में ये बताया गया है कि जिस प्रकार एक संप्रभु के बिना एक राज्य जैसा होता है, यानी एक राज्य के पास अगर संप्रभुता नहीं है, ठीक उसी प्रकार वैदिक साहित्य में राज्य की संस्थाओं का भी संदर्भ मिलता है। रामायण मूल के साथ साथ राज्य की संस्थाओं को भी संदर्भित करता है।
एक संप्रभु के बिना एक राज्य, पानी के बिना एक नदी, वनस्पति के बिना जंगल, एक गाय के बिना एक चरवाहे की तरह है। यानी अगर किसी राज्य के पास संप्रभुता नहीं है तो वो ठीक उसी प्रकार है जैसे पानी के बिना एक नदी, वनस्पति के बिना एक जंगल और एक गाय के बिना एक चरवाहा। ये बताया गया है। आगे है, राज्य के महत्व को महाभारत में वर्णित किया गया है। उन्होंने महाभारत में राज्य के अंत को जीवन की 4 पट वस्तुओं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के रूप में संदर्भित किया है। यानी जो राज्य का अंतिम लक्ष्य है वो 4 को प्राप्त करने का है। 4 ये मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आगे ये बोला है कि राज्य के दिव्य मूल सिद्धांत को विकसित करते हुए मनुस्मृति राज्य को प्रभु, मंत्री, पूंजी, राष्ट्र, खजाना, सेना, सहयोगी जैसे अंगों वाला सप्तांग मानती है। यानी जो मनुस्मृति में मनु है, उन्होंने राज्य को सप्त अंग वाला एक संस्था माना है। आगे शुक्र नीति में राज्य में 7 अंग होते हैं। शुक्र नीति ने यह बताया कि राज्य के 7 अंग होते हैं, अर्थात राज्य एक राज्य है, 7 अंगों का संगठन है जिसके कौटिल्य ने सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का पालन किया। उनका कहना है कि राज्य की उत्पत्ति तब हुई जब लोग मत्स्य से थक गए, लोगों ने मन पर अपना राजा चुन लिया। यानी राज्य की उत्पत्ति कब हुई? जब लोग मत्स्य न्याय जो थी जिसमें एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उससे थक गए, उसके बाद एक राज्य का निर्माण हुआ। आगे उन्होंने कौटिल्य ने ये कहा कि एक राज्य की अध्यक्षता राजा स्वामी द्वारा की जाती है। यानी राज्य की अध्यक्षता राजा करता है और जो ऐसी अधिकारी हैं जो उन्हें प्रशासन से संबंधित मामलों पर सलाह देते हैं, वह एक गढ़ वाली राजधानी से अपने क्षेत्र पर शासन करता है। यानी राजा का काम जो है वो राज्य का शासन चलाना है और लोगों को न्याय, और मतलब जो राजा का काम है वो राज्य का शासन चलाना और लोगों का नैतिक और भौतिक विकास करना है। आगे हम अशोक के धम्म के राज्य में देखेंगे। हमारा अगला टॉप पॉइंट है अशोक के धम्म में राज्य। सम्राट अशोक ने राज्य और शासन के विषय में कुछ नियमों का निर्धारण किया जिसको धम्म कहा जाता है। धम्म संस्कृत शब्द का प्राकृतिक रूप है जिसका अर्थ है सार्वभौमिक, कानूनी या धार्मिकता। यानी जो धम्म हमने पीछे पढ़ा था वही है। मतलब जो अशोक का धम्म है उसका भी यही उद्देश्य था कि एक समाज में न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित किया जाए, लोगों का कल्याण किया जाए। यही था धम्म का भी राज्य। मेजर माइक रॉक आदेश शामिल है और स्तंभ आदेश उनके विचारों का प्रचार करते हुए उनके विषयों के लिए प्रोत्साहन के तरीके से है। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के विकास का वर्णन कीजिए, इसमें अंतर को स्पष्ट कीजिए। इसमें भी हम परिचय देखेंगे, उसके बाद हम वर्ण व्यवस्था का उद्भव देखेंगे। वर्ण व्यवस्था का उद्भव जो है, सर्वप्रथम परंपरागत मान्यता यह है कि विराट पुरुष के अंगों के रूप में वर्ण व्यवस्था का उद्भव हुआ। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में लिखा गया है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण का उद्भव हुआ, भुजा से क्षत्रिय का उद्भव हुआ, जंघा से वैश्य का उद्भव हुआ और पैरों से शूद्रों का उद्भव हुआ। यानी जो भारत में वर्ण व्यवस्था है उस व्यवस्था को समझने के लिए हमें ऋग्वेद में के जो पुरुष सूक्त है उसमें बताया गया है कि वर्ण व्यवस्था कैसे उद्भव हुआ। उन्होंने ये बोला एक विराट पुरुष था, यानी एक व्यक्ति था, उसके मुंह से ब्राह्मण यानी ब्राह्मण जाति जो कि सबसे ऊंची जाति मानी जाती है। दूसरा है क्षत्रिय जो कि रक्षा का काम करती है और दूसरे नंबर पे आती है। तीसरा है वैश्य जो जंघा से उत्पन्न हुई है और चौथा है शूद्र जो कि पैरों से उत्पन्न हुई है, जो तीसरी और चौथी है। ये जाति व्यवस्था है समाज में और यही से उत्पन्न हुई है। इसी तरीके से हम इस पूरे आंसर में देखेंगे कि जाति व्यवस्था का उद्भव कैसे हुआ। यानी एक व्यक्ति ब्राह्मण में सतोगुण होता है, क्षत्रिय में रजोगुण, वैश्य में रजोतमोगुण, शूद्र में तमोगुण। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हम जाति व्यवस्था में परंपरागत सिद्धांत देखेंगे, नस्ल आधारित देखेंगे, उसके बाद राजनीतिक आधारित सिद्धांत देखेंगे, व्यवसाय आधारित सिद्धांत देखेंगे, विकास आधारित सिद्धांत, और ये सब देखने के बाद हम वर्ण और जाति में भेद को देखेंगे। अगर हम इनमें सब चीज़ों का कंक्लूजन निकाल के देखें तो जो जाति व्यवस्था है वो प्राचीन भारत में वेदों के द्वारा उत्पन्न की गई थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था हम उसको कहते थे, उसको जाति व्यवस्था नहीं कहते थे।
वर्ण व्यवस्था थी वो। लेकिन समय में धीरे धीरे अलग अलग परिस्थितियों के विकसित होने के साथ अलग अलग जाति उपजातियाँ आने लगी, और जो भारत के जो अजीब सी संरचना है जिसमें बहुत सारी असंख्यक जाति है, उसका विकास हुआ। आंसर को आप कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको पढ़ सकते हैं। वो धर्म, धम्म और दंड के महत्व को स्पष्ट करना है। इस क्वेश्चन में ये है कि धर्म, धम्म और दंड जो 3 हमारी नीतियाँ हैं, इसके माध्यम से हम समाज में कैसे नैतिकता ला सकते हैं, इस बारे में पूरा। इसी के साथ थैंक यू सो मच। अगर आप सारे क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से पढ़ के जाते हैं और याद करके जाते हैं तो 100% आप पास हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।